देखो अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताया तो उस ट्रिक का हम लोग यूज कर सकते हैं ना, बराबर बोल रहा हूँ ना? यस सर। यस सर। ट्रिक आपका काम आसान करता है, इसलिए तो मैं ट्रिक बताते रहता हूँ ना। और ट्रिक बताने से पहले उस कंसेप्ट को मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूँ, और उस कंसेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग उसको बाद में डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। ओके ओके, देखो ये वाला कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है। जो लोग उस दिन एब्सेंट थे वो लोग जाके वीडियो देखो अच्छे से, आके खोल के। और उसके बाद मैंने आपको पूछा था कि इस सिस्टम में अगर 1 kg और 2 kg का सिस्टम है, इस पर अगर मैंने 460 न्यूटन का लगाया तो उसका एक्सेलरेशन जो निकालते हैं ना, वो निकालते हैं नेट फोर्स जो उस पर लग रहा है दोनों पर, यानी पूरे सिस्टम पर जो नेट फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है नेट फोर्स? 6 न्यूटन। 6 न्यूटन। और नीचे क्या करना है, टोटल मास लेना है दोनों सिस्टम का पूरा टोटल मास। टोटल मास कितना है भाई? 3। 3। तो 3 क्या, kg। तो कैन आई से दिस इज आवर एक्सेलरेशन ऑफ द होल सिस्टम? एम आई करेक्ट? यस सर। यस सर। तो यही तो हमारा ट्रिक था ना, यही तो हमारा ट्रिक था। क्या करना है, अगर ऐसे मास एक दूसरे को जुड़े होंगे ना, मैंने आपको उस दिन एफबीडी भी ड्रॉ करके दिखाया था, वो कंसेप्चुअल एफबीडी है। अगर एक दूसरे से मास अगर यहाँ पे जुड़े हैं, अटैच्ड है, तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होता है? सेम होता है ना? यस सर। और वो निकालने का तरीका क्या है? टोटल नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट डिवाइडेड बाय टोटल मास। एम आई करेक्ट? यस सर। हाँ, इसका मतलब ये न्यूटन सेकंड लॉ हो गया ना। यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी आप ऐसे ऐसे पकड़ के चलो, ये न्यूटन का सेकंड लॉ ही डायरेक्टली कैसे लग रहा है। देखो सिंपल सी बात है, आप इस मास को अलग अलग मास से समझो ही ना मत ना। अब इसको एक ही मास पकड़ लो, कितना होगा एक मास? कितना होगा ये पूरा? 3 kg का। 3 kg का होगा। देखो इसमें अलग अलग मास कंसिडर करने की आपको जरूरत नहीं है। अरे भाई क्या आवाज निकाल रहा हो, कौन निकाल रहा है वो? अरे मुरे परसाने बात बोला मी। ओके, देखो instead of considering this as a 1 kg and 2 kg separately, you consider it as a whole mass of 3 kilogram which is moving with the acceleration a. Am I correct? यस यस सर। सर। तो सिंपल सा भाई न्यूटन का लॉ है, न्यूटन लॉ इज इक्वल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, ये होता है नेट फोर्स, और ये क्या होता है? टोटल मास ऑफ द सिस्टम होगा ना फिर। एम आई करेक्ट? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो इसके लिए कोई एफबीडी बीडी का झंझट कुछ है क्या फिर इसमें? कुछ भी नहीं। अरे वो एफबीडी भी झंझट अगर मैं बोल रहा हूँ ना, अरे बहुत आसान है, वो एकदम आसान है। सिर्फ फोर्स कहाँ पे कैसे लगाना इतना भी कॉमन से रखोगे ना, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ओके, और नॉर्मल रिएक्शन फिर निकालना आता है। इतना अगर निकालना आ गया तो नॉर्मल रिएक्शन निकालना आता है। तो यही ट्रिक, जुड़े हुए मास का भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो यही ट्रिक लगा के हम लोग आगे के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आज के। ठीक है, आप देखो आगे क्या, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब देखो आगे क्वेश्चंस क्या है, न्यू क्वेश्चन उसी तरीके का है, लेकिन मैं थोड़ा सिस्टम को अलग कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसा ब्लॉक। हाँ Please, can you repeat once again? विच वन? Sir, actually, I joined just now. So, what were you erasing? No, nothing I taught. Actually, last time, whatever we discussed, that I brushed up. Okay, sir. आय थिंक यू नो नो ना, तुला माहित आहे ना की मागच्या आपण ते ब्लॉक एकमेकांना जोडले होते, त्याचे एक्सेलरेशन विचारत होतो क्वेश्चन तो. हो सर. हा ते ट्रिक आहे, दुसरं काही नाही त्याला. ओके सर. ओके ओके, चलो अभी हम लोग जुड़े हुए मास के एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं. जुड़े हुए मास के एग्जांपल्स समझ लो. ये मास है M1, ये मास है M2 और ये मास है M3 और स्मूथ सरफेस है, क्योंकि सरफेस जब तक स्मूथ बोलोगे तब तक फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, नहीं तो सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा ना फिर अगर फ्रिक्शन आ गया तो. अभी फ्रिक्शन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल ही होता है, लेकिन अभी फ्रिक्शन को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूं, तो यू कंसीडर अगेन इट एज अ स्मूथ सरफेस. ओके, फ्रिक्शन होता है लेकिन निग्लिजिबल होता है. अगर मैंने देखो यहाँ पे एक फोर्स लगाया, लेकिन वो फोर्स मैंने लगाया भाई इंक्लाइंड. आई हैव अप्लाइड द इंक्लाइंड फोर्स एट सम एंगल थीटा. लेकिन अगर फोर्स भी इंक्लाइंड लगा ना, तब भी हमारी ट्रिक वही काम करती है. बराबर बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ मैं? यस सर. यस सर. तब भी हमारी ट्रिक वही फॉलो करती है. हमारी ट्रिक क्या है भाई? देखो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, फोर्स लगाने के बाद ये पूरा सिस्टम मूव क्यों करेगा रे भाई? एक दूसरे से जुड़ा है ना, इसलिए मूव करेगा. बराबर.
तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा? देखो अब मुझको बताओ, एक सिंपल सी लॉजिक है रे, अगर पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो इसका लॉजिक से मतलब क्या निकलता है, ये ब्लॉक भी ए से मूव करेगा, ये भी ए से मूव करेगा और ये भी ए से मूव करेगा ना? यस सर। यस सर। क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कब चेंज होता? अगर कोई फ्रिक्शन होता तो एक्सेलरेशन चेंज हो जाता, बराबर? यस सर। सो इज देयर एनी फ्रिक्शन नाउ हियर? नो। नो सर। तो अगर पूरा सिस्टम अगर एक्सेलरेशन ए के साथ मूव कर रहा है तो इसका मतलब ये सारे ब्लॉक भी ए के साथ ही मूव कर रहे हैं। यस सर। अब समझा कि मैंने इसका सारा का एक्सेलरेशन सेम क्यों बोल रहा था? एक तो वो जुड़े हैं और दूसरी चीज सरफेस स्मूथ है। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा टोटल मास। ओके, टोटल मास। अब देखो टोटल मास तो निकालना आसान है। क्या है वो टोटल मास? m1 प्लस m2 प्लस m3 ना। ओके, ये एक्सेलरेशन होगा हर एक इंडिविजुअल ब्लॉक का, या नेट भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। हाँ, कौन बताएगा नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पर? F cos theta. वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अभी मैंने कुछ पढ़ा नहीं, आप लोगों ने आंसर बताया, तो यही तो है ना, इसका मतलब आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट होता है बेटा। मैं फिजिक्स का सिर्फ कंसेप्ट बोल सकता हूँ, दिमाग तो लगाना है आपको। असल में सिस्टम मूव कर रहा है एफ कॉस थीटा की वजह से। इज इट मूविंग ड्यू टू एफ साइन थीटा? नो सर। नो सर। मूव नहीं कर रहा है ये। अगर एफ साइन थीटा भी दिखाना चाहते हो ना तो दिखा सकते हो, उसमें क्या है प्रॉब्लम एफ साइन थीटा दिखाने में? चलो मैंने एफ साइन थीटा वर्टिकल दिखा, लेकिन वो इनवर्ड होने चाहिए सारे फोर्सेस, क्योंकि ये वाला फोर्स भी इनवर्ड है ना ऐसे यहाँ पे। हाँ हाँ सर। तो कंपोनेंट का भी डायरेक्शन इस तरफ ही होना चाहिए ना फिर। यस सर। देखो ये कंपोनेंट का डायरेक्शन और मिडिल वेक्टर का डायरेक्शन सेम रहता है हमेशा, या आप इसको ऐसे भी रिजोल्व कर सकते हैं ना भाई। देख आपको अगर ये रिजोल्यूशन मैंने कैसे किया, अगर ये नहीं समझ में आता है ना, तो वो आप क्या करो, वेक्टर का एक बार फिर से अच्छे से पढ़ाई कर लो। इसका मतलब घर में पढ़ाई नहीं करो, ये तो मुझको पता चला, ठीक है? ये तो मुझको पता चला घर में आप पढ़ाई नहीं कर रहे। अरे भाई ये तो देख फोर्स ये है। अब इसको एक काम करना, तू कार्टेशियन को इस पॉइंट पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रखना, तू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रखना। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रखने का मतलब क्या है, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई हो गया। तो क्या से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रखने का मतलब क्या हो गया? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट रखने का मतलब क्या हो गया? देखो ये हमारा फोर्स हो गया F, बराबर? ये फोर्स F हो गया, लेकिन इस फोर्स का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है रे? थीटा है ना हॉरिजॉन्टल के साथ। हाँ यस सर। यस सर। लेकिन एक काम कर, इस फोर्स को इसके लाइन ऑफ एक्शन के नीचे पीछे खींच ले, यानी ये फोर्स एक्चुअली यहाँ पे दिख रहा है ना, एम आई करेक्ट? या थोड़ा सा आप ऐसे पकड़ लो। चलो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप कहाँ पे रखते हो उस पर भी डिपेंड करता है। मैं उसको ज्यादा मैथ्स नहीं लगाऊंगा, आई नो आपको ज्यादा मैथ्स आता है बहुत, इसलिए मैं अभी ये जो कर रहा हूँ ना, ये पूरा मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, दिस इज नॉट अ फिजिक्स। देखो चलो ये फोर्स ऐसे दिख रहा है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का ओरिजिन को आप यहाँ से रख दो तो ये ऐसे दिख रहा है ना, फिर हमारा देखो ये भी ऐसे दिख रहा है, एम आई करेक्ट? हाँ, तो बताओ देन इज दिस एंगल, देखो इज दिस एंगल वी यूज, अगर इसको मैंने थीटा ऐसे लिखा, आपको ऐसे पता चला कि किसी को ज्यादा मैथ्स आता है तो उसके लिए मैंने पीछे फोर्स ले लिया, इस फोर्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलावा हम लोग आगे पुल कर सकते हैं ना? यस सर। हाँ देखो, लेकिन फोर्स को आगे पुल करते वक्त उसका डायरेक्शन और लेंथ चेंज होना नहीं चाहिए, बराबर? Yes sir. हाँ, आगे ले लिया तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी ऑटोमेटिकली थीटा बन गया, एम आई करेक्ट? यस सर। अब मुझको बताओ तो ये एफ कॉस थीटा हो गया और ये क्या हो गया भाई, एफ साइन थीटा हो गया ना? Yes. तो मुझको बताओ एफ कॉस थीटा किस डायरेक्शन में जा रहा है भाई? मेरा पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन, एक्स की तरफ जा रहा है, और ये कहाँ जा रहा है? नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा है क्या? करेक्ट है? Yes sir. हाँ, तो फिर मैंने क्या गलती की, देख मैंने क्या दिखाया, एफ कॉस थीटा तो यही बन गया जो पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, बराबर? और एफ साइन थीटा नेगेटिव वाई की तरफ जा रहा है। मैंने सिर्फ उसको दिखाने के लिए ऐसे दिखाया। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? Yes sir. यस सर। या आप ऐसे सोचो, ये जो कंपोनेंट्स है ना, इसको पीछे खींच लो ना आप लाइन ऑफ एक्शन पर, बराबर बोल रहा है कि नहीं बोल रहा हूँ?
Yes, sir. Yes, sir. इन कंपोनेंट्स को उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग खींच लो तो हो गया ना, यही एफ साइन थीटा हमारा और यही एफ कॉस थीटा हो गया. हैव आई चेंज द डायरेक्शन व्हाइल शिफ्टिंग द फोर्सेस? No. हैव आई चेंज देयर लेंथ? No, sir. No, sir. तो मैंने क्या बोला था कि वेक्टर को उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग शिफ्ट कर सकते हैं या उसको पैरेलल भी शिफ्ट कर सकते हैं ना. यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? किसी को डाउट है क्या? देखो इसमें अब. Sir. वेरी गुड. तो ये तो क्लियर हो गया सबको, ये तो क्लियर हो गया. उसके लाइन ऑफ एक्शन के अलावा हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, तो क्लियर हो गया. तो इसका सिंपल से मतलब हो रहा है ये जो सिस्टम मूव हो रहा है, ये मूव हो रहा है एफ कॉस थीटा की वजह से. क्या एफ साइन थीटा की वजह से मूव हो रहा है? गिरे नो, Yes, sir. इट इज मूविंग ड्यू टू एफ कॉस थीटा. अब समझा आपको सबको डेरिवेशन कैसे कर रहा हूं मैं? Yes, sir. अब हम लोग को वो पूछ सकता है इसका नॉर्मल रिएक्शन अगर क्या है. अब नॉर्मल रिएक्शन अगर पूछ रहा है तो इसके लिए आप काम करो, फिर इसके लिए काम करो, फिर हर एक ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करो. यू अंडरस्टूड? Yes. हर एक ब्लॉक का एफबीडी ड्रॉ करो. ओके. अब पहले ब्लॉक का एफबीडी मैं यहाँ पे ड्रॉ करो. देखो पहले ब्लॉक होगा M3. बताओ अब ये M3 पर कौन कौन से फोर्सेस लगा रहे हैं? एम आई करेक्ट? दिस इज F cos थीटा एंड दिस इज F sin थीटा. एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. अब तुम लोग बता रहे, तुम लोग बता कि ये किसने लगाया नॉर्मल रिएक्शन? M2. M2. तो कैन आई राइट इट एज N2? Yes, sir. चलो भाई, ये तो मेरा काम खत्म यहाँ पे हो गया. नाउ अब देख, अब मैंने M2 का नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ कर देता हूँ. तो बताओ ये नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया? M3. N3. M3 ने लगाया, बराबर. और दूसरी चीज, अब मुझको आप लोग बताओ ये नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया? M1. M1. One. और ये नॉर्मल रिएक्शन किसने लगाया M1 पर? M2. वेरी गुड. तो ये हो गया ना एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ पे, एक्शन रिएक्शन पेयर. और ये भी हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ नॉर्मल रिएक्शंस. ओके, एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. अब सबसे सिंपल इक्वेशन जो बनेगा ना वो लास्ट के एफबीडी से बनेगा. सबसे सिंपल इक्वेशन, सबसे सिंपल इक्वेशन वो लास्ट के एफबीडी से बनेगा. क्यों बनेगा मैं आपको समझाता हूं. देखो सिंपल से लॉजिक है इसमें. देखो ये हो गया M, तो इसको N1 लिखा और ये M1 हो गया. अब मुझको बताओ जो M1 ब्लॉक है वो मूव कर रहा है एक्सेलरेशन A के साथ, बराबर. तो लॉजिक से बात है, तो M1 ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है N1, तो इसका मतलब यहां से मेरा N1 का निकल के आएगा वैल्यू. सबसे सिंपल N1 इज इक्वल टू न्यूटन सेकंड में लगाएंगे ना सिर्फ इस एफबीडी पर. तो N1 इज इक्वल टू, कैन आई से M1 into A? Yes, sir. Yes, sir. You got this idea clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो फिर इसका मतलब एक्सेलरेशन तो सबका सेम होगा क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हैं ना. तो इसका मतलब यहां से कैन आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ N1 नाउ? Yes, sir. F cos theta upon M1 plus M2 plus M3. You understood how did I find out the first value of N1? Yes, sir. Okay. एक बार N1 मिला तो कैन आई फाइंड आउट N2 ऑल्सो? अब देखो, अब पहली चीज ये ब्लॉक किस एक्सेलरेशन, ये सेकंड ब्लॉक भी मूव कर रहा है ना एक्सेलरेशन के साथ, बराबर. Yes, sir. हाँ, अब देखो सेकंड ब्लॉक भी एक्सेलरेशन A के साथ मूव कर रहा है. लेकिन आपको क्या लगता है N1 और N2 का वैल्यू इक्वल होगा? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, इक्वल ही होगा. अरे बाबा इक्वल हो गया नहीं, तो इक्वल नहीं होगा. N2 minus N1 equals to M2A होगा. अरे equation. मुझको बता, N1 और N2 का वैल्यू इक्वल हो गया तो इसका मतलब एक दूसरे को काट देंगे, एक दूसरे को काट देंगे तो ये मूव कैसे कर रहा है फिर? Sir, N2 will be more than N1. हाँ, राइट में मूव कर रहा है. हाँ, ये करेक्ट बोला. देख उसने N2 इज मोर देन N1 होना चाहिए. फिर राइट में कैसे जा रहा है ना ब्लॉक, ये तो बता मुझको. राइट में ब्लॉक कैसे जा रहा है? तुमने अगर दोनों को इक्वल बोला तो ब्लॉक मूव ही नहीं होना चाहिए.
ओके n2 माइनस n2 मोर देन n1, तो कैन आई से इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा कैन आई से m2 into a, बराबर? Yes. ये क्या है? रिजल्टेंट Yes. फोर्स है ना. फोर्स का मतलब क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. हाँ यस सर रिजल्टेंट मिल गया, समझ में आ गया? तो इसका मतलब कैन आई से n2 इज इक्वल टू n1 प्लस m2a. Yes, sir. अब आपने n1 का और n1 का वैल्यू निकाला, वो n1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले. मैं सिर्फ इक्वेशन बता देता हूँ और a का वैल्यू पुट कर ले. कैन यू फाइंड आउट नाउ n2 आल्सो? सर इसी को दिक्कत है यहाँ तक? No, sir. सर आई हैव अ डाउट. यस. सर अगर मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं m3 पर, मतलब ये वाला हाँ. f cos थीटा, सही है? बराबर. हाँ, तो m3 n2 फोर्स लगा रहा है m2 पर, सही है? बराबर. करेक्ट. और m1 n1 और जो m1 ब्लॉक है वो n1 फोर्स लगा रहा है m2 पर, सही है? बराबर. So sir, because m3 n2 लगा रहा है, तो वो n2 की वजह से मूव नहीं होगा ना, तो वो f cos की वजह से मूव होगा. अरे बाबा, n2 की वजह से मूव होगा ना. एवरी एक्शन है इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन. तो तुमको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि n2 की वजह से मूव नहीं होगा, ऐसा क्यों लग रहा है तुमको? व्हाई रीजन फॉर दैट? सर क्योंकि m3 n2 लगा रहा है और m3 पर f लगा रहा है ना, f cos थीटा, इसलिए मुझे लग रहा है. नहीं, मुझको फिर से बताओ क्या बोला तुमने? सर f है ना, f, हाँ हाँ. वो m3 ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा है, हो गया. आगे आगे बोलो. सही है? हाँ. हाँ, और आगे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्यों लगता है? क्योंकि कांटेक्ट है इसलिए ना. करेक्ट. बराबर. पर सर हमें ऐसे देखा तो m2 प्रैक्टिकली मूव ही नहीं कर रहा है, क्योंकि m3 की वजह से वो मूव कर रहा है, राइट? अरे m2 मूव कर रहा है, n2 नॉर्मल रिएक्शन जो m3 लगा है ना उसकी वजह से मूव कर रहा है वो. ओके सर. तुम ऐसे सोच रहे हो कि ओके सर, गॉट इट. हाँ, तुमको ऐसे लग रहा गॉट है इट सर, गॉट इट. कि ये n2 दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे. क्या रही है n2 दोनों एक दूसरे को? No, sir. नहीं सर. They are not acting on same body. हाँ, they are not acting on the same body. That's why this m2 is moving. You understood? ओके सर. Okay. फिर ओके सर, थैंक यू सर. यस यस श्योर. अब देखो, फिर अगर आपने यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया, देन आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n2. देन n2 इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे m1 f cos थीटा डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ओके, प्लस m2 एक्सेलरेशन डाल दो फिर से f cos थीटा m1 प्लस m2 प्लस m3. एम आई करेक्ट? नाउ इससे फिर n2 का वैल्यू निकल के आएगा, वो कॉमन निकालो f cos थीटा, तो m1 प्लस m2 f cos थीटा कॉमन निकालो और डिनोमिनेटर कॉमन है ना सबको, तो m1 प्लस m2 प्लस m3. यू अंडरस्टूड हाउ डिड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ? यस सर ओके. यहाँ तक अब किसी को डाउट है क्या? देखो समझ में आ गया कैसे कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को हम लोग? यस सर ओके. ओके, चलो. ओके, अब देखो, अब बोलोगे सर ग्राउंड से जो नॉर्मल रिएक्शन लगा है वो हमने कंसीडर क्यों नहीं किया? बराबर ना? करेक्ट है? यस सर
हाँ, तो वो तो सिंपल सी बात है भाई। देख, अब ग्राउंड ने अगर इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाया कुछ, तो n इस m3 पर, m2 पर ग्राउंड ने नॉर्मल रिएक्शन चलो n डैश लगाया, n डबल डैश लगाया और n ट्रिपल डैश लगाया, बराबर। लेकिन इस नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए वो वहां पे वेट फोर्स भी लग रहा है ना, m3g, Yes. Yes. m2g और m1g, एम आई करेक्ट भाई? अब मुश्किल Yes, अब मुश्किल Yes, बताओ, sir. आप लोग बोल रहे कि ब्लॉक ये राइट में मूव कर रहा है, करेक्ट? हाँ, तो अगर हाँ. ब्लॉक अगर राइट में मूव कर रहा है, ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है, तो फिर ये ऊपर नीचे हो रहा है क्या ब्लॉक कहीं पर? No, sir. No, sir. इसका मतलब n डैश ने m3 को एग्जैक्टली काट दिया, Yes. n डबल डैश ने m2g को काट दिया और n ट्रिपल डैश ने m1g को काट दिया। तो इज देयर एनी नीड ऑफ शोइंग दिस फोर्सेस नाउ? No. No, No. sir. इसलिए मैंने नहीं दिखाया, नहीं तो आप सोचोगे कि सर वो आपने क्यों नहीं दिखाया। जब उसका ग्राउंड का नॉर्मलाइजेशन का जब फायदा होता है ना, जब कुछ यूज हो रहा है तभी यूज करेंगे, नहीं तो वो कॉमन सेंस यही तो फिजिक्स में होता है कि कौन सी फोर्स का कहाँ पे यूज हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो ले लेंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं लिखा तो भी चलता है। नहीं हो रहा है इसका मतलब उनका समेशन जीरो हो रहा है ना वर्टिकल डायरेक्शन में। Yes, sir. फोर्सेस का समेशन वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो हो रहा है, इसलिए नो फोर्सेस एक्टिंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो वी आर ओनली गोइंग टू कंसीडर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ऐसे लिख के फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर लेते ना हम लोग फिर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, अब इस पर मैं आज होमवर्क देता हूँ। ट्रिक समझेगा आपको ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. और ये एक्सेलरेशन का ट्रिक तो हमेशा याद रखना है कि नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, ऐसे सिस्टम के लिए पूरा। तो इस पर मैं देखो n1 का निकालने का ट्रिक और n2 का निकालने का ट्रिक ये मैंने आपको अभी बताया। तो इस पर मैं आज जाते हैं तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन सिर्फ वैल्यू वहां पे दे दूंगा, आपको सिर्फ ट्रिक लगा देना है। देखो कोई कोई बच्चे क्या करेगा, इसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेगा, मेरे तरीके से कर सकते हो, लेकिन उतना आपको प्रैक्टिस है, उतना आप सिंसियर हो तो करने जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट क्लैरिटी ये भी सिंपल पार्ट है, लेकिन बिना मतलब करने जाओ और मेरे को गलती दिखी तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, तो उससे बेहतर आप ट्रिक लगा दो। अंडरस्टूड? ठीक है, ये तो सिंपल सा पार्ट है, इसमें क्या दिमाग लगाने की जरूरत है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes. चलो इस टाइप की न्यूमेरिकल मेरे खत्म हो गए। ओके, नाउ आई विल कम टू द सेकंड टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल इन विच सपोज ऑब्जेक्ट इज मूविंग। हाँ, अब ये देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई इंक्लाइंड सरफेस होगा उसके लिए कैसे करते, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो उससे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ। जितना ले लोगे ना आप उतने क्वेश्चन फिजिक्स के बहुत इंटरेस्टिंग बनते जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक मैंने ब्लॉक रखा है 4 kg का, हाँ, लेकिन वो अभी वही टाइप रिपीट नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा अलग है प्रॉब्लम। देखो अभी इसको मैंने ऐसे स्ट्रिंग से अटैच किया दूसरे ब्लॉक को, समझ लो 2 kg का है, और इसको स्ट्रिंग से अटैच किया तीसरे ब्लॉक को, समझ लो इट इज 1 kg। अब मुझको बताओ ये वाला सिस्टम और पिछले वाला सिस्टम सेम है क्या रे? No, sir. No, sir. क्या डिफरेंस है दोनों में? Normal force is not acting. Tension force is acting. Tension forces acting. हाँ, वो जो ब्लॉक के बीच में नॉर्मल फोर्स था ना, उसकी जगह किसने ले ली? टेंशन ने ले ली ना। Tension नहीं. हाँ, तो आपको भी बिना टेंशन लेके पहले टेंशन फोर्स दिखाने से पहले क्या दिखाना है? जॉइंट दिखाना है ना। Yes, sir. और मुझको बताओ टेंशन फोर्स हमेशा जॉइंट से क्या होता है रे? Away. Away. और टेंशन फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट को पुल करने की कोशिश करता है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। और इसको नाम आप, इसका नामकरण आप कर दो, समझ लीजिए इसको T1 बोल देंगे दोनों को, और इधर T2 बोलेंगे। और टेंशन हमेशा थ्रू आउट द स्ट्रिंग सेम रहता है ना। Yes, sir. Yes, sir. और ये T2 और ये T2, ये तो क्लियर हो गया अपने को। और मैंने अगर बोला आपको कि इस पूरे सिस्टम पर हम लोग ने राइट हैंड साइड में एक फोर्स लगाया 28 न्यूटन का, 28 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया राइट हैंड साइड पे। ओके, अब आपको उसने क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक
एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक फर्स्ट. सेकंड पॉइंट लिखा है, समझ लो, द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग. टेंशन इन ईच स्ट्रिंग. टोटल स्ट्रिंग कितने हैं मेरे पास? दो. वेरी गुड. 2 स्ट्रिंग्स है. अब इसको ये बॉडी मूव कर रहा है अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ. सो एम आई करेक्ट? व्हाट डायरेक्शन आई एम शोइंग हियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब इसके एफबीडीज कैसे बनाने में आपको समझा. तो देखो इसके एफबीडीज आपको कैसे बनाने. देखो पहले क्या करेंगे, टेंशन फोर्स को रिजॉल्व करने से पहले देखो आपको सभी एफबीडीज ड्रॉ करने आने चाहिए. सभी एफबीडीज. अब एक काम करो, होल सिस्टम एफबीडी ड्रॉ कर लेता हूं पहले मैं. होल सिस्टम एफबीडी. देखो पूरे सिस्टम का एफबीडी ड्रॉ करके ले लेता हूं. देखो पूरे सिस्टम का मैंने एफबीडी ड्रॉ किया. अब ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन कंसीडर करने की जरूरत है क्या? नहीं है रे भाई. No, sir. No, sir. नहीं है, क्योंकि अभी तो ऊपर नहीं है, जाएंगे नहीं ऊपर वो, तो अभी जरूरत भी नहीं है फिलहाल. उसने ऑलरेडी बोल के रखा है कि भाई ये राइट में मूव हो रहा है. हाँ लेकिन एक ध्यान रखना, अगर वो फोर्स अगर यहाँ पे इंक्लाइन ऐसे होता ना तो तब दिक्कत पैदा करता है. पिछली बार देखा ना हमने. हाँ ठीक है, अभी उसको छोड़ दो, अभी उसमें जाना नहीं मेरे को. ठीक है. देखो अब देखो मैंने होल बॉडी एफबीडी ड्रॉ किया. अभी होल बॉडी एफबीडी में टेंशन फोर्स नहीं दिखाएंगे आप, सिर्फ ये पूरा सिस्टम हम लोग कंसीडर करेंगे. और पूरा सिस्टम मूव हो रहा है, ऐसे हमने बोला कि पूरा सिस्टम मूव हो रहा है एक फोर्स के साथ, वो होगा 28 न्यूटन. और वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? एक्स डायरेक्शन में. यस सर. तो पूरा अगर सिस्टम का अगर मैंने एफबीडी ड्रॉ किया ना पूरा सिस्टम का, तो यहां से अब लॉजिकली बात क्या निकल रहा है, यहाँ पे क्या ना से अब देखो ये वाला जो फोर्स है वो ट्रांसमिट हो जाएगा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, बराबर? Yes, sir. यस सर. ओके. अब जब ध्यान रखना, आप जब होल बॉडी एफबीडी ड्रॉ करते हैं ना, होल बॉडी एफबीडी, तो ये सारे मासेस को इंडिविजुअल कंसीडर नहीं करना है, सबको एक कंसीडर करना है. गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. Yes, sir. और बीच में भी स्ट्रिंग्स है, ये भी अज्यूम नहीं करना, आपको भूल जाना कि बीच में स्ट्रिंग है. ये पूरा बॉडी एक सिस्टम जैसा काम कर रहा है. करेक्ट. अब मुझको बताओ फिर उस केस में यहाँ पे मास कितना आएगा न्यूटन लॉ में? टोटल मास आएगा ना? Yes, sir. 7 kg. हाँ. अब हाँ और ये पूरे सिस्टम पर फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का. अगर मैंने ऐसे कंसीडर किया तो इसका मतलब 20 इज इक्वल टू टोटल मास कितना हो गया भाई मेरा? 7 kg. 7. वही तो कर रहा ना, अभी जो कर रहे थे वही कर रहे ना. Yes, sir. पीछे भी क्या किया मैंने? नेट फोर्स टोटल मास. तो पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 20 न्यूटन का लग रहा है. तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 28/7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एम आई करेक्ट? Yes, sir. यस सर. अब आपको यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है. क्या लगता है ये दोनों भी टेंशन का वैल्यू सेम होगा क्या रे? Yes, sir. नहीं होगा. अरे टेंशन No, सेम sir. है. नहीं होगा. T1 T2 No, सेम. sir. T1 No, sir. हाँ नहीं होगा. No, T1 sir. T1 T2 सेम नहीं होगा ना. T1 सेम है, T2 T2 सेम है, लेकिन T1 T2 पूछ रहा था. अरे भाई सेम नहीं होगा. लॉजिक से बात है. 1 kg का मास 2 kg के मास को पुल कर रहा है. 2 kg का मास 4 kg का मास को पुल कर रहा है. तो लॉजिक से बात है ये दोनों टेंशन अलग अलग होंगे. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. और दूसरी चीज यहाँ पे 1 kg पर फोर्स भी लग रहा है ना, तो उसकी वजह से टेंशन का तो वैल्यू अलग अलग दोनों स्ट्रिंग्स में आएगा. और बीच में मास भी आ रहा है, क्योंकि अब ऐसे समझो कि ये पूरा जो स्ट्रिंग हम लोग पिछली बार कंसीडर करते थे ना मासलेस, अब ये मासलेस नहीं है. ये सिर्फ इतना सा पोर्शन मासलेस है, इतना सा पोर्शन मासलेस है, बीच में मास है, इसलिए टेंशन अलग अलग आ गया ना फिर ये. यस सर. वही तो लॉजिक मैंने पिछले बार Yes, समझा था. हाँ. अब देखो, अब आगे का फिर इसका मतलब क्या होता है, टेंशन की वैल्यू अलग अलग होंगी. ये हमको अब कैसे करना देखो. अभी मैंने क्या लिखा है 28/7. भाई 28/7 तो 4 हो गया ना फिर आंसर. Yes, sir. 4. Yes, sir. 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके ओके. मैं भी क्या कर रहा हूँ, कभी कभी 20/7 लिख के रख देता हूँ उसको. ज्यादा दिमाग लगाने का मतलब ये होता है. देखो कभी कभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाने. अब पहले बॉडी का एफबीडी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं. पहले बॉडी का चलो
4 kg के बॉडी का एफबीडी ड्रॉ करना है, इसलिए तो केमिस्ट्री नहीं बोल रहा हूँ, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है एफबीडी ड्रॉ करना, ठीक है। अब मुझको हेलो बताओ। सर। हाँ बोला। सर ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये एक्सीलरेशन नेट एक्सीलरेशन है ना? नेट। हाँ बराबर। हाँ ठीक है। और वही एक्सेलरेशन सारी बॉडीज का भी होगा ना फिर भाई, यस सर। इवन दो दे आर नॉट अटैच्ड टू ईच अदर बट स्टिल दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय स्ट्रिंग ना। यस सर। क्योंकि और सरफेस को मैंने कंसीडर क्या किया रे भाई, सरफेस को क्या कंसीडर किया मैंने? स्मूथ। फ्रिक्शनलेस। हाँ, यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? यस सर। यस सर। जब सरफेस स्मूथ होता है और बॉडी जैसे को अटैच्ड होती है, स्ट्रिंग से हो या अटैच्ड हो, उनका सबका एक्सेलरेशन नेट एक्सेलरेशन सब कुछ सेम होता है। अब मुझको बता, अगर ऐसा नहीं हो गया तो रेलवे का डब्बा होता है ना, रेलवे का डब्बा, यस सर। फिर रेलवे का डब्बा का ये बीच का डब्बे का एक्सेलरेशन अलग, ये अलग, तो एक्सीडेंट हो गया ना भाई फिर। यस सर। They will collide. हाँ, तो कभी हो ही नहीं पाता एक्चुअली, ठीक है। अभी वो बीच में स्ट्रिंग्स नहीं होती, लेकिन आप घर में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, इसका एक्सेलरेशन का सेम ही आता है ना, क्योंकि एक बार आप फोर्स लगाओगे तो एकदम से सारे मूव होंगे ना, क्या कि इसमें डिले होता है रे, ये डिले होता है ये। हाँ समझ रहे हो ना लॉजिक को, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्सेलरेशन क्यों सेम आ रहा है उसका। यस सर। मैंने टेंशन को अलग बोला, एक्सेलरेशन को नहीं। हाँ चलो भाई, अब मैं 4 kg पर 4 दिखा रहा हूँ, एम आई करेक्ट? दिस इज शोइंग। यस सर। Yes, sir. and this acceleration is 4 meter per second square. यस सर। Okay. Okay, ये 4 kg के मास का हो गया। अब आप 1 kg के मास के ऊपर एफबीडी लगा दो, एफबीडी 1 kg, क्योंकि 2 kg का एफबीडी बनने का लॉजिक नहीं है, क्योंकि उस पर अननोन, सारे अननोन है ना 2 kg पर। सी देखो, अगर मैंने 2 kg का एफबीडी क्यों नहीं बना रहा है, कौन बताएगा क्यों नहीं बना रहा हूँ 2 kg का एफबीडी में? Why I'm not drawing a FBD? उसमें दो T2 भी रेंज unknown है और T1 T1 both भी are unknown है। हाँ, ये आपको दो लगाना, मास। ये आपको लॉजिक यहाँ पे भाई लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो एक मैथमेटिक्स जैसा ही है, साइमल्टेनियस इक्वेशन की कौन सा ब्लॉक यूज करना है, कौन सा ब्लॉक यूज नहीं करना है। हाँ लेकिन अब देखो भाई, यहाँ से तो एक बात क्लियर कट मुझको पता चली। हाँ अब मुझको बता रहे, कौन बताएगा? अब ये दोनों भी एफबीडी होगी मेरी, एफबीडी ऑफ 4 kg और ये एफबीडी ऑफ 1 kg, एफबीडी ऑफ 1 kg। अब कौन बताएगा भाई मेरे को, ये T1 और 28 न्यूटन इक्वल है क्या? No sir. नो सर। क्या रिलेशन दोनों में? हाँ नहीं, 28 minus T1 equals to 1 into acceleration, ऐसा होगा। हाँ बराबर, Mass यानी into acceleration। यानी इसका क्या होगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। तो कैन आई से 28 इज मोर देन T1? यस सर। तभी तो ब्लॉक राइट में मूव कर रहा है, ऐसे बोला ना मैंने फिर। हाँ yes sir. हाँ अगर देखो, इस फोर्स को कौन अपोज करता? फ्रिक्शन अपोज करता ना। Yes sir। लेकिन फ्रिक्शन मैंने बोला है कि कुछ Negligible. नहीं हाँ, बोला। नहीं बोला, तो इसका मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं कि इतना फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी मूव करेगी नहीं करेगी, क्योंकि ऑलरेडी सरफेस स्मूथ है, आप कितने भी लगाओ बॉडी मूव करने वाला है। अंडरस्टूड? Yes sir। ओके, तो कैन आई से नाउ द इक्वेशन विल बिकम 28 माइनस T1, इस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से ये ब्लॉक आगे मूव करेगा ना फिर। Yes sir। तो अंडरस्टूड, रिजल्टेंट फोर्स, और रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू न्यूटन के अकॉर्डिंग कितना आएगा रे? मास 1 कीजिए और एक्सेलरेशन कितना है? 4 है ना। Yes sir। एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन कैन आई फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T1 नाउ? Yes sir। तो T1 का जो आंसर मेरा आ गया भाई, कितना देख, 4 28 24। 24, वेरी गुड। 24 न्यूटन इज द टेंशन। ओके, अब 24 न्यूटन मिल गया। अब 24 न्यूटन मिल गया तो am I correct? The value of T2 is found out easily then? ना T2 का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ देखो, T2 के लिए छोड़ दो, अब T2 के लिए इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। देखो अब मुझको बताओ रे, ये 4 kg मास किसकी वजह से मूव हो रहा है? T2 के वजह। हाँ, T2 ही मेरा रिजल्टेंट फोर्स हो गया ना 4 kg पर। हाँ सर। और इसका मास कितना है? 4 into acceleration 4. Am I correct? T2 is equal to 16. यस। तो इसका मतलब 28 न्यूटन का फोर्स इन सारे ब्लॉक ने एक दूसरे में ऐसे बांट लिया ना फिर। यस सर। एग्जैक्टली क्यों नहीं बांटा? क्योंकि मास कहाँ इक्वल है सारे के?
अगर इक्वल भी होता तो बांट नहीं पाते हो, छोड़ दो उसको। तो so you understood how to do this calculation now? Yes, sir. ओके अब हम लोग आगे के अब नए टाइप के, अब देखो मैं जब आप होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दूंगा ना, जैसे लिखा है फॉर्मूला अच्छे से लिख के रखो, उसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करो वो। चलो ओके, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कनेक्टेड बॉडीज, न्यूमेरिकल्स बेस्ड based on bodies connected by pulley, bodies connected by pulley। अब इसके लिए आगे ना हम लोग फिर वापस bodies connected by pulley। अब समझा क्या उस दिन मैंने पुली का वो पार्ट क्यों अवॉइड किया था बताने के लिए? क्योंकि उसके लिए पहले आपको ये तो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी ना, फिर वैसे पुली को डायरेक्टली कैसे चालान लगा सकते हैं आप लोग। ओके चलो एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपको समझाता हूँ, ये पुली के क्वेश्चंस को बेसिक से कैसे स्टार्ट करना है। देखो बेसिक क्वेश्चन पुली का मैं आपको बताता हूँ, पुली का बेसिक क्वेश्चन। ये पुली यहाँ पे मैंने लगा दी, यहाँ पे मैंने ब्लॉक रखा है, जब तक मैं न बोलूं तब तक सरफेस स्मूथ कंसिडर करना है, जब तक मैं न बोलूं तब तक सरफेस को स्मूथ कंसिडर करना है। ओके सर। नहीं तो फ्रिक्शन का फोर्स का वैल्यू अभी हमने इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, क्योंकि न्यूटन्स के लॉ, न्यूटन्स की एरा में फ्रिक्शन के बारे में ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं था। तो ये समझ लो सरफेस है मेरा ऐसा, और ये सरफेस इज स्मूथ। ओके अब देखो ये जो ब्लॉक मैंने यहाँ पे खड़ा करके रखा है ना, तो इस ब्लॉक पर ये जो फोर्सेस लग रहे हैं ना एन और m2g, तो ये एग्जैक्टली एक दूसरे को काट देंगे। एम आई करेक्ट? यस सर। यस सर। और उसको दिखाने की आपको कोई जरूरत भी नहीं थी, लेकिन दिखाए, चलो क्या है, हर्ज क्या दिखाने। बेसिक कॉमन सेंस वाला की चीजें लगाओगे ना तो कैसे आपको पता चलेगा डायरेक्टली क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं। अब समझ लो ये वाला पुली, अभी ये वाला पुली क्वेश्चन में ना आपको दिया होता है कि किस डायरेक्शन में मोशन जा रहा है। अभी मैंने दिया है, इट इज गिवन दैट दिस एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड। हाँ नहीं तो वो निकालना पड़ता है, ध्यान से सुनना, नहीं तो पुली ये ऊपर भी जा सकती है ना फिर। यस सर। हाँ और इस पर मैंने लगाया m1g, लेकिन क्या ना इससे अब ये स्ट्रिंग्स में यहाँ पे टेंशन लगेगा ना फिर भाई। हाँ सर। और वो टेंशन पुलिंग होगा ना। यस सर। यस सर। और ये भी टी होगा क्योंकि अक्रॉस द पुली टेंशन सेम रहता है। मैंने बोला कि नहीं बोला है? यस यस सर। ओके अक्रॉस द पुली टेंशन सेम रहता है। ओके अब अज्यूम, इस क्वेश्चन के लिए मैं दे रहा हूं गिवन, अज्यूम m1 is moving downward with acceleration a। ये दिया है तो अब आपको सोचने की जरूरत नहीं कौन कहां मूव करेगा। ठीक है अब ये नीचे जा रहा है तो भाई ये भी ब्लॉक नीचे ही जाएगा ना, लेकिन किस एक्सेलरेशन सेम रहता है ना एक्सेलरेशन का भी। यस सर। यस सर। अब सेम आने का रीजन क्या है कि स्ट्रिंग जो होती है ना वो क्या होती है, इनएक्सटेंसिबल होती है ना। इनएक्सटेंसिबल। हाँ यस सर। इस केस में भी एक्सेलरेशन सेम क्यों हो गया समझा अभी आपको? क्योंकि sir. यहाँ पे जो स्ट्रिंग थी ना वो क्या थी, इनएक्सटेंसिबल थी। देखो लेंथ कांस्टेंट थी, अगर स्ट्रिंग का लेंथ अगर चेंज होता तो हर एक ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आता। यस सर। अगर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आता तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी अलग अलग आता ना भाई फिर। यस सर। तो स्ट्रिंग वाले प्रॉब्लम में स्ट्रिंग को इनएक्सटेंसिबल माना जाता है, इसलिए तो एक्सेलरेशन सेम रखते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में अगर मैंने बोला नहीं कि ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो भाई स्ट्रिंग का लेंथ चेंज होगा। मान के चलो इस स्ट्रिंग का लेंथ चेंज होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा ब्लॉक का। यस सर। और इसका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा और दोनों का फिर एक्सेलरेशन अलग अलग आता है, लेकिन वो अभी मेरे सेम रखा है। मैं अभी बार बार नहीं बोलूंगा। assuming string is inextensible, so both blocks have same acceleration.
जब फ्रिक्शन आएगा तो उस केस में कैसे करेंगे, उस केस में भी वही रहता है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होता है, इनएक्सटेंसिबल होता है। Am I correct? लेकिन वो न्यूमेरिकल में बाद में सॉल्व करूंगा, अभी उसके लिए दिमाग मत लगाओ। तो फिजिक्स में कैसा होता है, ये मोशन का जो पार्ट है ना, आहिस्ता आहिस्ता जाना पड़ता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आसान है। जैसे मैं इसको रूल लगा रहा हूँ वैसे उसको फॉलो करो। चलो, अब सबसे आसान निकालना कौन सा पार्ट है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे आसान क्या है, कैन आई ड्रॉ द एफबीड ऑफ M2? Yes. सबसे आसान तो वही दिख रहा है ना मुझको, M2। Yes, sir. हाँ, एफबीड ऑफ M2 ड्रॉ करेंगे। तो एफबीड ऑफ M2 जब ड्रॉ करने जाऊंगा मैं, तो कैन आई से दिस इज T and it is moving with the acceleration A and it has mass M2। तो मुझको बताओ रे, M2 मास किस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से मूव कर रहा है? T से बराबर। और न्यूटन के अकॉर्डिंग वो फोर्स का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए? M2 × A को इक्वल होना चाहिए ना? Yes, sir. Yes, sir. आगे समझ में आपको? ओके, अच्छी बात है। अब लेकिन अब मैं ड्रॉ करने वाला हूं एफबीडी ऑफ M1, इसलिए एफबीडी भाई ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो सुनना मेरी बात, एफबीडी इंडिविजुअल भी होता है और एफबीडी होल सिस्टम का होता है। होल सिस्टम का एफबीडी ड्रॉ करोगे तो आपको एक ओवरऑल इक्वेशन मिलता है, साइमल्टेनियस इक्वेशन ओवरऑल, और इंडिविजुअल एफबीडी से इंडिविजुअल इक्वेशंस मिलते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. और अगर आपको बहुत सारे अननोन सॉल्व करने हैं ना, तो होल सिस्टम पकड़ के एक ओवरऑल इक्वेशन बनाओ और इंडिविजुअल एफबीडी से इक्वेशन बनाओ, उन इक्वेशन सॉल्व करो और अननोन आपको फाइंड आउट करने आएगा। ए बाबा कुठल्या घरात काय बोलायला काय हे बघा। तो इस पर आप मुझको बताओ रे, इस M1 पर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे? कैन आई से दिस इज T एंड कैन आई से दिस इज M1 × G? Yes, Yes, sir. sir. Acceleration. लेकिन एक्सेलरेशन मैंने कहाँ पे अज्यूम किया है रे? Downwards. Downward. हाँ, अब मुझको बताओ अब ये जो M1 ब्लॉक है किस रिजल्टेंट फोर्स की वजह से मूव हो रहा है? विच रिजल्टेंट फोर्स इस पर लगा? Mass. M1G minus Mass. Wait. Wait. अरे वैल्यू बताओ ना उस फोर्स का। M1G minus M1G. बड़ा होना चाहिए T से। Yes, sir. Yes, sir. तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया मेरा? M1G minus T इज इक्वल टू, कैन आई से दिस इज माय रिजल्टेंट फोर्स? Yes, sir. हाँ, और इस रिजल्टेंट फोर्स की जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, कैन आई से इट शुड बी इक्वल टू M1 × A? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब मुझको बताओ, उसको सॉल्व करना बहुत आसान है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में क्या कॉमन है रे? T. T और A. A भी कॉमन है ना? A. T and A। एक काम करो, पहले A को निकालते हैं, A निकालना बहुत जरूरी होता है, बराबर? Yes. हाँ, फिर यहाँ से T का जो वैल्यू है ना, यहाँ से T का वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले भाई। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो क्या Yes, आएगा? sir. क्या आएगा ये? M1G minus M2A इज इक्वल टू M1 × A, बराबर? तो इस साइड में लिख के ले लेता हूँ, M1G minus M2A, M1G minus M2A, M1G minus M2A इज इक्वल टू M1A। इस तरफ लेके जा रहे भाई, A कॉमन निकलेगा, बराबर? हाँ. Yes, sir. M1A plus M2A is equal to M1G. So now I can say that A into M1 plus M2 is equal to M1G. So the acceleration will be equal to M1G upon M1 plus M2. हो गया, मिल गया एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का। भाई ये थोड़ा मुझको G इरिटेटिंग लग रहा है, तो उसको साइड में रख लेते भाई, है ना? दिखने में एक्शन नहीं दिख रहा है मेरे को, बराबर? अब देखो इसका ट्रिक क्या है। अगर इस वाले क्वेश्चन अगर आ गया, ऐसे पुली से कनेक्टेड बॉडीज अगर आ गया दो, उसका ट्रिक क्या है? तो ट्रिक तो वही है भाई, अगर मैंने पूरे, अब देखो अगर मैंने पूरे अगर सिस्टम को एक बॉडी कंसिडर किया ना, है ना? यस,
अरे क्या पता चल रहा है भाई आप लोगों का? ओके, उसको बता पूरे सिस्टम को अगर मैंने बॉडी कंसिडर किया तो एक्सेलरेशन निकालने का ट्रिक ये हो सकता है कि देखो ट्रिक ये हो सकता है, देखो ए इज इक्वल, ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनो। ओके, अब मुझको बताओ रे ये पूरे सिस्टम में कौन सा फोर्स अनबैलेंस्ड है? लेट मी सी हु कैन टेल M1 वेट कौन सा? M1 अरे वेट M1G M1G, हाँ M1 ये अरे M1 ने रे वेट मास क्या कर रहा है? M1G वेट पूछे तो मास बता रहे। Can I see this is unbalanced force? Advait Nerlikar, you tell me why this is called as an unbalanced force? Sir, because no normal reaction force is acting. Yes, very good. And this whole system is moving downwards. No, that's why this is unbalanced. Yes sir. क्योंकि ये पूरा सिस्टम को नीचे कौन लेके जा रहा है? M1G लेके नीचे जा रहा है ना, इसलिए तो अनबैलेंस्ड है वो। M1G. You agree with this? ना, this is unbalanced. Yes sir. ओके, तो कैन आई से इस क्वेश्चन में हमारा ट्रिक देखो क्या हो गया, अनबैलेंस्ड फोर्स डिवाइडेड बाय कैन आई से टोटल मास ऑफ द सिस्टम। अब मुझको बताओ अनबैलेंस्ड फोर्स का वैल्यू आप क्या बोल रहे हैं? M1 इंटू जी बोल रहे हैं, और टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या है रे? इसका मास M1, इसका मास M2 और M1 क्या हो गया टोटल मास? M1 प्लस M2। कैन आई से वही मेरा आंसर आ गया फिर से। यस सर सेम तो हो गया, समझ में आ गया ट्रिक? अगर ऐसा एग्जांपल दिखा तो दिखा झट से मैं ऐसे ही लिख दूंगा इसको, अनबैलेंस्ड फोर्स और टोटल मास। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। और यही ट्रिक भाई अगर इंक्लाइंड सरफेस पे होगा तो यही ट्रिक मैं लगा दूंगा उसके लिए। अब देखो मुझको बताओ, एक बार मुझको एक्सेलरेशन मिल गया, नाउ इज इट डिफिकल्ट टू सॉल्व द टेंशन इन द स्ट्रिंग? नो सर। नहीं, ठीक है। और यही ट्रिक देख, अब मैं इंक्लाइंड सरफेस में भी यही ट्रिक लगा देता हूं, क्योंकि इंक्लाइंड सरफेस में क्या होता है ना, दो ही बॉडीज होती है ना ऐसी। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, इंक्लाइंड सरफेस ले लेता हूं क्वेश्चन के फॉर्म में। इंक्लाइंड सरफेस, ऐसे मैंने इंक्लाइंड सरफेस ले लिया। I have taken this as an inclined surface. Sorry for my drawing, इतना परफेक्टली इंक्लाइंड सरफेस में ड्रॉ नहीं कर सकता और मेरे पास टाइम भी नहीं है वो फिर बार बार एक ही चीज करने की। ओके, चलो सपोज आई एम ड्रॉइंग हियर M2। इसका एफबीडी कैसे ड्रॉ करना है पिछली बार मैंने आप लोगों को समझाया है, तो बार बार मुझको पूछो मत कि कैसे सर किया आपने, वीडियो को देखना पड़ेगा बराबर। और पूरा का पूरा लॉजिकल बता रहा हूँ, दिमाग का यूज हो रहा है। फिजिक्स में बहुत सारा दिमाग का यूज होता है, लेकिन कम होता है, बहुत कम होता है, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। ज्यादा दिमाग का यूज करेंगे तो मैंने 28/7 उसको ऐसे लिखा ना। चलो मैं आपको ऑलरेडी डायग्राम में बोल रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, मैं आपको ऑलरेडी डायग्राम में बोल रहा हूँ, नहीं तो आप बिना मतलब के किसी को भी कहा भी क्या भी अज्यूम नहीं कर सकते। क्वेश्चन में दिया जाना चाहिए कि M1 नीचे जा रहा है, ये मैंने ऑलरेडी गिवन, क्वेश्चन में गिवन है, इट इज गिवन। अगर M1 नीचे जा रहा है तो ऑटोमेटिकली ये ब्लॉक इधर जाना चाहिए ना फिर भाई, इसमें अभी बोलने की जरूरत है। हाँ, अब चलो मैं अब इसको स्ट्रिंग से अटैच कर देता हूँ। पहले से मैंने बोल के रखे कि कौन कहा जा रहा है। अब किसी क्वेश्चन में क्या होता है ना, कौन कहा जा रहा है मालूम नहीं होता, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का फोर्स निकालना पड़ेगा। यानी M1 ने लगाया हुआ फोर्स और M2 ने लगाया हुआ फोर्स, दोनों में से जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उस तरफ वो ब्लॉक मूव करेगा ना फिर। यस सर। ओके, चलो इसको मैंने अभी अटैच किया। अब देख ले भाई, इसका एफबीडी ड्रॉ करना मैंने आपको समझाया था। क्या करते हैं यहाँ पे, इसका इस M2 का जो ब्लॉक है ना वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए एफबीडी ड्रॉ करते वक्त, क्योंकि उसका मैंने ट्रिक वगैरह सब कुछ पिछली बार समझाया था। तो क्या कर, पहले इसका सेंटर ऑफ मास निकाल। सेंटर ऑफ मास से क्या कर, वहां से ग्राउंड को, इसको ग्राउंड समझ ले, और सेंटर ऑफ मास से क्या कर, तू ग्राउंड को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर। वो क्या हो गया, mg हो गया ना। यस सर। mg यानी 2 मिनट रुक, वो मास M2 है, M2g हो गया, M2g। ओके, ये हो गया M2g। 2 मिनट रुक, 2 मिनट में इसका आंसर निकाल तो देखने। हाँ, ये तो हो गया M2g को, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन। अब हाँ, अब क्या करो, M2g को रिजॉल्व कर ले।
कैसे रिजॉल्व करेंगे M2G को? एक कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस आना चाहिए। एक कंपोनेंट मैंने पैरेलल टू सरफेस ड्रॉ किया, देख भाई, किया ड्रॉ? यस सर। M2G का एक कंपोनेंट पैरेलल टू सरफेस होना चाहिए और M2G का दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू सरफेस होना चाहिए क्या? यस सर। Yes, sir. और अब काम कर तू, उन दोनों भी कंपाउंड को, एक कंपाउंड पैरेलल टू सरफेस, एक कंपाउंड परपेंडिकुलर टू सरफेस, उन दोनों को जोड़ दे, M2G जोड़ दे। लेकिन अभी उसको साइन लिखना है, कॉस लिखना है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ओके। लेकिन मैंने तो इतना तेरे को बताया ना पिछली बार कि, क्या बताया तेरे को मैंने पिछली बार कि भाई ये एंगल थीटा ही होता है ना, अगर ये थीटा हो गया तो यहाँ पे पिछली बार ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट किया था ना मैंने पिछली बार। कैन यू हियर मी, हियर माय वॉइस? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। अगर ये sir. ये एंगल अगर, हाँ ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा रहता है, तो इसका मतलब क्या है, दिस इज M2G cos थीटा एंड दिस इज M2G sin थीटा। यस सर। हाँ, यस सर। अब मुझको बता रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन दिए हुए सरफेस को परपेंडिकुलर होता है ना। यस सर। यस सर। और नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा? M2G cos थीटा को। तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे ना फिर ये। यस सर। समझा? ओके, अब ये तो मेरा काम यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। ओके। अब देखो, मैं अब इसमें कुछ इक्वेशन भी नहीं बनाऊंगा, सिर्फ हाँ और कुछ चीज दिखाना भूल गया मैं, क्या रे? Tension. टेंशन दिखाना जरूरी होता है, नहीं तो नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी नहीं है, बराबर ना? कोई बोलता है कि मेरे को टेंशन नहीं आता, ऐसे कैसे होता है? आता है टेंशन, लेकिन उस पर काम भी करना जरूरी है, नहीं तो ये भी गलत है कि टेंशन आप दिखा नहीं रहे, वो भी गलत है। और टेंशन आने के बाद वो लेके बैठोगे, वो भी गलत है, उसका सोल्यूशन भी निकालना जरूरी होता है ना। ठीक है, चलो अब देख, मैंने यहाँ पे सब कुछ दिखा है, कोई बचा नहीं ना? हाँ ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व ही नहीं करूंगा। सर वाह, M1G बचा है। हाँ, वेरी गुड आदित्य। देखो आदित्य का ध्यान पूरा का पूरा है जो पढ़ा रहा हूँ। M1G, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा। मेरा ट्रिक क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स अपॉन टोटल मास, ये मेरा ट्रिक है, अपॉन टोटल मास। चलो भाई, ये तो ट्रिक लगाना बहुत आसान होता है हमेशा, ट्रिक। अब देख, अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बाद में सोचते हैं, टोटल मास सोच रहे कितना होगा टोटल मास? M1 plus M2, am I correct? ओके, हाँ, लेट मी सी। देखो मैंने आपको बोला है कि ये वाला ब्लॉक जो है ना, ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये मैंने गिवन है आपको, दिस इज गिवन ना, एवरीथिंग इज गिवन। तो बता रहे ये जो पूरा सिस्टम जो नीचे जा रहा है, किस अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से नीचे जा रहा है? कौन बताएगा? लेट मी सी हु इज लॉजिक इज M1G की वजह से। नहीं, M2G sin थीटा। अरे फिर वो इधर आना चाहिए ना ब्लॉक, इधर कहाँ जा रहा है वो? M2G. अरे भाई, मैंने बोला इसको 10 न्यूटन बोला और इसको मैंने 6 न्यूटन बोला। अब बता तू। M1G की वजह से ही जा रहा है। टेंशन फिर आएगा। अरे मैंने क्या बोला है, देख। अरे बाळांनो, समजून घ्या, इकडे बघा, लिसन केअरफुली। अरे आवाज बंद करे मूर्खाला, कोण आवाज करायला देतं? बा, अरे मला सांगा, अनबॅलन्स्ड म्हणजे मला सांगा रे, पहिली गोष्ट म्हणजे रिझल्टंट फोर्स असा मला हवा आहे की ज्याच्यामुळे तो ब्लॉक खाली चाललाय। अरे बाबांनो, सोपं आहे की रे, M1G हा जास्त आहे। आता मला सांगा, M1G ह्याला इकडे खाली ओढायला बघतोय, M2G sin थीटाला इकडे खाली ओढायला बघतोय, म्हणजे ह्या दोघांच्या रस्सी खेच चालू आहे ना। Yes. यस सर। यस सर। मग मला सांगा, या दोघांची रस्सी खेच चालू आहे, मग मला सांगा ह्या दोघांपैकी कोणाची व्हॅल्यू मोठी आहे रे? M1G. M1G। क्या नाही से M1C रस्सी खेच, मला सांगा तुम्ही, कधी टग ऑफ वॉर गेम खेळला का नाही खेळलाय? खेळलो। मग मला सांगा M1G मोठा आहे का M2G sin थीटा मोठा आहे?
M1G. M1G. इट इज गिवन ना, ऑलरेडी प्रॉब्लेम मध्ये गिवन आहे की हे. Yes, yes, sir. आणि हे दोघे पण फोर्स आहेत का काय बाबा? दोघे पण फोर्स आहेत ना ते. हो. आता मला सांगा मग ब्लॉक हा कशामुळे खाली जाणार? ह्या दोघांच्या रिझल्टंटनं खाली जाणार ना ब्लॉक. Yes, म्हणजे sir. दोन Yes, sir. म्हणजे अनबॅलन्स काय झालं मग? M1G मायनस M2G साइन थिटा हा झाला ना अनबॅलन्स फोर्स माझा. Yes, sir. Yes, sir. गॉट दिस पॉइंट? Yes, sir. ही ट्रिक काय सांगत होती? अनबॅलन्स. तुम्ही म्हणाल मागाशी तुम्ही काय घेतलात? अरे बाबा मागाशी मी यासाठी नाही घेतलं कारण इथे M2G ला N न बॅलन्स करून टाकलं होतं ना पूर्णपणे. इकडे कोण ओढणार होतं का त्याला? कोणी तो ओढणार? No. No, sir. नाही sir. No, sir. मग अनबॅलन्स फोर्स एकच होता ना M1G इथं. पण इकडं अनबॅलन्स फोर्स या दोघांचं सबट्रॅक्शन करायचं बस. जर M1G मोठा असेल त्यातनं हे मायनस करा, जर हे मोठं असेल तर यातनं हे मायनस करा. नाउ यू अंडरस्टँड हाऊ टू यूज द ट्रिक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आणि जर ट्रिक नको असेल तर ह्याची एफबीडी ड्रॉ करा, याची एफबीडी ड्रॉ करा आणि मागासारखी मी इक्वेशन्स तयार करून सॉल्व्ह करा. तुमच्या मनावर आहे काय करायचं तुम्हाला ते. व्हॉट ऑन दिस? Yes, sir. आणि आता हे आलं की मग टेन्शन काढलं काय अवघड आहे का आता मग टेन्शन फोर्स वगैरे? No, sir. नाही. काहीच बिलकुल काहीच या ठिकाणी आता अवघड नाहीये. हा आता टेन्शन फोर्स साठी कसं काढायला तुम्हाला आता एफबीडी लावायला लागेल. दोघांसाठी एफबीडी लावायला लागेल. हा आता मी एफबीडी लावतो फॉर M1. एफबीडी फॉर M1. एफबीडी फॉर M1. लक्ष देऊन बघा ब्लॉक M1 कसं दिसतोय. टी इकडे खाली M1G आहे आणि ऍक्सिलरेशन बघा इथे M1G आणि इकडे टी आणि ऍक्सिलरेशन इकडे जातो. आता मला सांगा रे हा ब्लॉक खाली चाललाय, ऍक्सिलरेट खाली करतोय ना, मग टी मोठा असेल का M1G मोठा असेल? M1G. M1G. मग therefore M1G is more than T, therefore can I say resultant force will be M1G minus T ना? Yes, sir. So this is the resultant force and whose value will be equal to M1 into A? Yes. इक्वेशन नंबर 1. आता मी पुढे ड्रॉ करतो बघा. FBD फॉर M2. FBD फॉर M2 आणि इथला पण सरफेस मी जो पण सांगत नाही तो पण काय कन्सिडर केला रे मी या ठिकाणी परत? स्मूथ सरफेस कन्सिडर केलेला आहे. आता एकदा M2 ला पटकन बघा नॉर्मल. आता मला सांगा M2 ची FBD ड्रॉ करताना नॉर्मल रिएक्शन न खाऊन टाकलं कोणाला रे? याला खाऊन टाकलं का? Yes, sir. M2G cos Yes, sir. theta. हा मग आता या दोघांची गरज आहे का मला? नाही sir. नाही. No, sir. फक्त गरज कोणाची आहे? M2G sin theta. M2G sin theta. साइन थिटा. हे घेऊ नका परत, हे घेऊ नका कारण त्याचे दोन कंपाऊंड आहेत ना हे. हा. Yes, sir. मग परत डबल Tension force and tension force. आणि टेन्शन फोर्स आणि ऍक्सिलरेशन. एम आय करेक्ट? Acceleration. हा. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. मग मी एफबीडी ड्रॉ करताना मुद्दामून असं तिरकट ड्रॉ करतो म्हणजे हे इकडे झालं M2G साइन थिटा आणि इकडं अशी माझी डायग्राम फील करा रे. इन्क्लाइंड असेल तर इन्क्लाइंडच म्हणा की मी इन्क्लाइंड असेल तर सरळ कशाला काय एफबीडी ड्रॉ करताय? मागच्या कोणी केलं तर मला फार राग आला होतो. इन्क्लाइंड दिसलं तरी सरळ ड्रॉ करता म्हणजे काय समजणार मला? आणि इकडे हे टेन्शन टी आणि ऍक्सिलरेशन कुठे आहे बाबा? इकडे अपवर्ड आहे सर. मग अपवर्ड ऍक्सिलरेशन. ओके. आणि हे M2. आता मला सांगा या एफबीडी मध्ये टी मोठा असेल का M2G sin थीटा मोठा असेल रे? T. T is more than M2G sin theta. सो जर हे असं असेल तर कॅन आय से T minus M2G sin theta हा रिझल्टंट फोर्स आहे ना मग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आणि हा रिझल्टंट फोर्सची व्हॅल्यू कुणाला इक्वल असेल रे बाळा मग? बघितलं मी. हा रिझल्टंट फोर्स कुणाला? M2A लागतो ना? M2A. M2A. हा. आता मला सांगा तुम्ही जर ह्या दोन इक्वेशनला जर सॉल्व्ह केलात ना, अरे कोण आवाज करवली एवढं बर. इथून मग सॉरी याला इक्वेशन नंबर 1 नको म्हणायला, याला सोपं करतो. टी ची व्हॅल्यू काढतो याच्यावरून. टी इज इक्वल टू कॅन आय से टी इज इक्वल टू M1A plus A M1. minus G bracket M1.
नाही रे, ए मायनस जी नाही येणार, ते इकडे येणार. M1 इंटू जी मायनस ए येणार. G minus A. G minus A बरोबर. म्हणजे इथं M1G मायनस M1A आलं का? Yes sir. मग ते इथं खाली पुट करायला लागेल तुम्हाला. मग इथं खाली पुट केल्यानंतर M1G मायनस M1A मायनस M2G साइन थिटा इज इक्वल टू M2A. एम आय करेक्ट? Yes, sir. मग ते ए ला एकत्र आणा, म्हणजे ते तिकडे गेलं, मग कॉमन ए निघालं. मग ए कॉमन निघालं की आलं का M1 प्लस M2 आलं का त्याच्यामध्ये? ओके. Yes sir. आणि इकडे काय राहिलं बाबा तुमचं, जी कॉमन काढा. जी कॉमन काढल्यानंतर आलं का M1 मायनस M2G साइन थिटा. Yes sir. आणि मग बाबा याच्यावरनं ऍक्सिलरेशन पुन्हा काय आलं रे माझं, तर तेच आलं ना, M1G मायनस M2G साइन थिटा डिवाइड बाय M1 प्लस M2 ना. आता कळली लॉंग कट? आन्सर ते झालं का नाही माझं पुन्हा? Yes sir. मग ह्याला म्हणायचं वाई मार्गे सातारा आणि ह्याला म्हणायचं डायरेक्ट सातारा. हा बोला. Sir, in the next slide, sir, it should be G into M1 plus M2 sin theta or G into M1 minus M2G sin theta. अरे हा ना, समजून घे ना, एवढं काय त्याला, मी ते काढायला राहून गेलो. नाही सर, ऍक्च्युली थोडं कन्फ्युज झालं म्हणून विचारलं. नाही नाही, इक्वेशन सिंपल प्लेन इक्वेशन्स आहेत रे. बघ दाखव तुला मी या ठिकाणी. हे बघा, हे बघ, हे बघ, प्लेन इक्वेशन्स आहेत. हे पुढचं सगळं मॅथमॅटिकला आलं पाहिजे तुम्हाला. ते तुम्हाला वाटतं ते फिजिक्स आहे, तुम्ही सोडत आहे, ते मॅथमॅटिक्स आहे बाळा. सगळं फिजिक्स सांगून झालं, एफबीडी ड्रॉवले म्हणजे फिजिक्स झालं पूर्ण काम. एव्हरीथिंग इज मॅथमॅटिक्स. टी इज मोर दॅन M2G साइन थिटा. मग आता मला सांग, इथं लिहिले मी टी मायनस M2G साइन थिटा इज इक्वल टू M2A. इथं पण तुला काय डाऊट आहे का बघ? नो सर. वरून टी ची व्हॅल्यू इथं पुट केली मी. येस सर. मग M1G मायनस M1A मायनस M2G साइन थिटा इज इक्वल टू M2A. आता तू मला सांग या ठिकाणी हे जे मायनस M2G आहे ते बॉर्डर पार इकडे गेलं तर काय होणार रे? प्लस होणार ना. येस सर. मला सांग मग इथं काय आहे? M2A आहे. मग M2A प्लस M1A. इथं तर कळलं हे कसं केलं मी आता? येस सर. मग इकडे काय राहिलं बॉर्डर पार? इकडे काय राहिलं? M1G minus M2G sin theta. M2G साइन थिटा. आता मला सांग यात ए कॉमन काढू शकशील? येस सर. M1 प्लस M2 इज इक्वल टू M1G मायनस M2G साइन थिटा. आणि इथं मग आता मला सांग ह्याने डिवाइड करू का ह्याला? इकडं मल्टिप्लाय ना हे. येस सर. ते बॉर्डर पर डिवाइड होणार. मग M1G मायनस M2G साइन थिटा डिवाइड बाय M1 प्लस M2. येस सर. हा म्हणजे बेसिकली मला सांगायचं की पुन्हा इक्वेशन ते चालू ना. येस सर. हा ह्याला हा लॉंग कट झाला एफबीडी ड्रॉ करून, आणि हा शॉर्टकट झाला. शॉर्टकट. येस सर. गॉट इट. हा मग कसं असतंय एक लक्षात घ्या, हे लॉंग कट ह्याला म्हणतात वाई मार्गे सातारा आणि हे डायरेक्टली सातारा म्हणायचं. पण दोन्ही पण असणं गरजेचं आहे ना. फक्त सगळं आयुष्य सगळं शॉर्टकट करत बसाल मागं पडणार बाळा. आयुष्य शॉर्टकट नाहीये. आयुष्य संघर्ष करायला लागतो, अभ्यास करायला लागतो. शॉर्टकट कधी तयार होतं? ज्यावेळी हा कन्सेप्ट माहित असतो लॉंग कटचा, तर मला शॉर्टकट काढता येतो ना. नाहीतर उगाच लॉंग कटचा कन्सेप्ट माहित नाही, शॉर्टकट करायला गेलो तर अर्थ आहे का त्याला? तसं पण नाही. मी तुम्हाला अगोदर लॉंग कट कसा असतो हे सगळं शिकवलंय. तुम्हाला कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटी दिली मी, आणि मग त्यानंतर आय कॅन बिल्ड अप द ट्रिक ना. पण विदाउट अंडरस्टँडिंग कन्सेप्ट इफ यू आर गोइंग फॉर बिल्डिंग अ ट्रिक, दॅट इज ऑल्सो रॉंग. हा पण आता ही आणि जी ट्रिक तयार करताय की नाही, ती ट्रिक पण समजून घ्यायला सोपी असेल अशीच ट्रिक तयार करा. ठीक आहे? इज देयर एनी डाऊट इन दिस? Yes, sir. नो सर. No sir. ओके, व्हेरी गुड. हा आता मला सांगा, तुमच्या बोर्डच्या टेक्स्टबुक मध्ये अशा प्रकारचं न्यूमेरिकल दिलेलं आहे. कदाचित असा देतील, कदाचित असे देतील, कदाचित असे देतील, किंवा मागचे वेगवेगळे टाईप देतील. मी तुमच्या पुस्तकासाठी जे टाईप्स आहेत ना, मुद्दाम त्या टाईपचे न्यूमेरिकल घेतलेत. बाकीचं मी सगळं आपलं बाकी सगळं फिजिक्स मी अवॉइड केले, कारण आपल्या बोर्डवाल्याने जेवढं दिले तेवढं घेणार फिजिक्स. पण फिजिक्स फार इंटरेस्टिंग आहे, भरपूर काय काय आपल्याला न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करता येतात, पण आपण ते जाणार नाही अजून. ठीक आहे? बरं, आता मी होमवर्कला क्वेश्चन देतोय बघा. होमवर्कला क्वेश्चन देतोय.
नाव द फर्स्ट. हा आता मला सांगा ऍक्सिलरेशन निघालं की टेन्शन काढायला अवघड आहे का रे मग? नो सर. आता ते विचारू नका सर कसं काढायचं परत, तेवढं तर आलं पाहिजे तुम्हाला. सो टुडेज होमवर्क डेटेड 7/1/21, टॉपिक लॉज ऑफ मोशन, पार्ट 14. बरोबर बोलतो का? पार्ट 14 in which we are discussing the numericals. and the homework साठी फर्स्ट क्वेश्चन माझा आहे तो मी हा देतो बघा तुम्हाला. आता हा देतो. ओके M3A, M2O and M1 आणि एक लावतो इन्क्लाइन फोर्स. हा अँगल घेतला मी. सांग रे cos 60 किती असतो रे? 1/2 ना? हाँ यस सर. यस सर. यस सर. ओके चांगली गोष्ट आहे. आणि मी समजा 100 न्यूटनचा फोर्स दिला आणि तुम्हाला म्हटलं की बाबा हे घे रे दादा, हे समजा घे 1 किलोग्रॅम, हे घे 2 किलोग्रॅम आणि हे घे 3. अरे ते छोटे छोटे मासे दाखवले तुम्ही. तुम्हाला असं वाटलं नको की मोठ्या मासला मोठंच मत दाखवलं, असं काय नसते. ते व्हॉल्यूम डिपेंड असतं सगळ्या गोष्टी. जाऊन दे तरी मी दाखव. 3 kg, 2 kg, 1 kg. ओके, इसका क्या निकालना है? फाइंड एक्सेलरेशन, नॉर्मल डायरेक्शन N2 बाय ब्लॉक्स. देखो N2 निकालना है यहाँ पे आपको N2, लेकिन ये N2 क्या है उसका मीनिंग भी मैं आपको समझा देता हूँ. N2 का मतलब क्या होता है? फोर्सेस एक्सर्टेड बाय, फोर्सेस नहीं तो वो नोटेशन में कोई मतलब नहीं बनता ना फिर. एक्सर्टेड बाय M2 and M3 on each other, on each other. You got my point? And N1 निकालो. These are the forces exerted by, वही नॉर्मल रेशियो वाला कंसेप्ट, exerted by M1 M2 on each other. ओके अब इसके लिए भाई क्या करना, तेरा दिमाग मत लगाना है. मैंने दिमाग जो लगाया, कंसेप्चुअल लगाया, वो सब कुछ मैंने लगाया. देखो यहाँ पे तो मैंने ट्रिक देके रखा है. इस प्रॉब्लम के लिए एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला ये लगा दे, बस दिमाग ठंडा कर. और N1 और N2 का फॉर्मूला तो मैंने प्रूव करके दिया है, तो यू डोंट हैव टू प्रूव इट, जस्ट यूज द ट्रिक and find, apply this formula and at least do the calculation. हाँ, अगर जिसको लिखना है ना तो दिमाग ठंडा रख, पूरा का पूरा एफबीडी ड्रॉ कर और लिख. तेरा ऑप्शन है, क्या करना है तेरे हाथ में, मैंने कुछ नहीं बोला. लेकिन अगर लिखा ना तो गलती नहीं करना है अभी लिखते हो बीच में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 2 समझ लो. क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने समझ लो वही ब्लॉक्स ले लिए. चलो 3 किलोग्राम का स्ट्रिंग को अटैच किया, 2 किलोग्राम के स्ट्रिंग को अटैच किया, 1 किलोग्राम का मास. और मान के चल मैंने लगाया 3 दूनी 5 सन 1 6, 24 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया. और सरफेस को जब तक बोला नहीं जाएगा तब तक स्मूथ मान लेना, नहीं तो लग लेते हैं. स्मूथ रख देता हूँ और यहाँ पे भी स्मूथ रख देता हूँ. तो यहाँ पे मैं तेरे को पहले से दे के रखता हूँ. ये T2 दे के रखता हूँ, T2 और ये T1 दे के रखता हूँ. और बोलूंगा कि मैं इसका भी एक्सेलरेशन फाइंड कर और इसका T2 फाइंड कर और इसका T1 फाइंड कर. तो उसके लिए हिंट क्या है भाई, पीछे आ जा. फिर से पीछे आने के बाद ये देख ले. तो ये वाला एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला मैंने लगाया डायरेक्टली होल बॉडी एफबीडी पर, उतने तो अंडरस्टैंड करके लगा. और इंडिविजुअल एफबीडी लगा के तो क्या कर, T2 और T1 का वैल्यू निकाल. बस ये इसमें आप एफबीडी अगर ड्रॉ कर रहे हो तो डायग्राम ड्रॉ कर. इसमें एफबीडी की जरूरत है, इसमें ट्रिक नहीं है. इसमें एफबीडी ड्रॉ करना बहुत जरूरी है. होल सिस्टम एफबीडी से ये आएगा, इंडिविजुअल एफबीडी से ये 2 इक्वेशन निकलेंगे. सेम क्वेश्चन दिए है, कुछ नहीं, वैल्यू को मैंने चेंज किया है. इसमें निकाल. और लास्ट का क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए, इंक्लाइंड बॉडीज का. क्वेश्चन नंबर 3. देखो पहले क्वेश्चन के लिए ट्रिक है, तीसरे के लिए भी ट्रिक है, दूसरे के लिए नहीं है. एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे.
चल तुमको मैंने एंगल दे दिया 30 का, और यहाँ पे समझ लो दे दिया मैंने चलो कुछ तो मास दे दिया 5 kg का, और पहले निकालना पड़ेगा मुझको, एक्चुअली कैलकुलेशन से निकालना पड़ेगा कौन किधर जा रहा है, नहीं तो मैं बिना मतलब के क्वेश्चन दे दूंगा तो फिर आप गलत कर पड़ेगा उसको। लेट मी चेक फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें मान के चलो ये 8 किलोग्राम का है, और इसमें मान के चलता हूँ मैं 4 किलोग्राम का है। तो बताओ इसका कंपाउंड क्या होगा रे? M2G साइन थीटा ना? Yes, sir. साइन थीटा किती होणार आपलं? साइन 30 1/2 होणार, हाफ आणि टेक द व्हॅल्यू ऑफ G 10 ले लो, यहाँ पे व्हॅल्यू ऑफ टेक G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, म्हणजे मला सांगा रे 20 न्यूटनचा फोर्स इकडे येईल ना खाली 20? यस सर 20 इकडे आला आणि इकडे किती आला? 80. हा हे जास्त झाले. चला म्हणजे हा क्वेश्चन सुटतो तुम्हाला, हे जास्त झालं. आणि तुम्हाला मी आता हा कोण कुठे मूव्ह करणार हे मी तुम्हाला काही सांगितलेलं नाहीये आता. ओके सर. कळलं का तुम्हाला मी काय बोलतो आता? येस सर. हा मग टेक G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. मग हा ऍक्च्युली खाली जाणार का वर जाणार हे कशाने ठरवायचं तुम्ही? तर ते ठरवायसाठी मी सांगितले अनबॅलन्स फोर्स. M1G ची व्हॅल्यू चेक करा, M2G साइन थीटाची व्हॅल्यू चेक करा. करेक्ट? Yes, sir. यस सर. दोघांच्या वरून ठरवायचं कोण कुठे जाणार आहे, त्यानुसार मग सगळे तुम्ही फोर्सेस सगळे दाखवा. ठीक है? Yes, sir. सो यहाँ पे क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है. दोनों भी ब्लॉक्स का सेम रहेगा ना, क्योंकि स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, और टेंशन स्ट्रिंग निकालना है. सो कैन यू सॉल्व दिस 3 क्वेश्चंस फॉर होमवर्क नाउ? यस सर. और बिना गलती के अच्छे से प्रॉपर नोट्स देख लो. मैं अभी नोट्स भी पहले नोट्स सेंड करता हूँ. जिसने लेक्चर अटेंड किया वो डायरेक्टली नोट्स देख ले, पीडीएफ का रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं. जो लेक्चर अटेंड नहीं किया उसको रिकॉर्डिंग देख के करने के लिए रात 12 बजेंगे, वो तो हमेशा पीछे रहता है. जो लेट होमवर्क डालता है वो जिंदगी में हमेशा पीछे रहेगा. फिर सिंसियर जो होता है ना बच्चा, वो हमेशा हर काम प्रॉम्प्ट करता है. जो बच्चा सिंसियर नहीं होता, पीछे पड़ने वाला बहुत से रीजन होता है. सर कॉलेज जाना है, कॉलेज का फॉर्म भरना है, या मेरे को घर वाले ने बोला है फंक्शन है, शादी है, इधर उधर टिमका पलाना. वो कभी एनडी में सिलेक्शन होते नहीं. हर साल 8 साल तो पढ़ा रहा हूं मैं. किसको कितना भी क्या भी टेंशन प्रॉब्लम हो जाए ना, जो बच्चा सिंसियर होता है, प्रॉम्प्ट होता है ना, वो हर समय उसको मैनेज करता है सारी चीजों को, और लेकिन स्टडी को पहला प्रेफरेंस दे देता है. चलो, दिस कंप्लीट्स आवर टुडेस पार्ट, और आपका काम शुरू कर लो. ठीक है? हाँ, और जो एग्जाम के लिए एग्जाम हमने रखा है ना, एग्जामिनेशन. यस सर. हाँ, उसके टॉपिक मालूम पड़े क्या आपको? चलो अभी बता दो टॉपिक, अभी बता दो सबको टॉपिक. सब लोग है? चलो अच्छा, ध्यान में आ गया, अभी बता देता हूँ. चलो, हमारी जो एग्जाम है ना, एग्जाम वो स्टार्ट हो रही है. जो सारे हाउस लीडर अगर प्रेजेंट है यहाँ पे वो सुन ले, या किसी ग्रुप लीडर वो बता दे. हमारी जो एग्जाम है सब्जेक्टिव एग्जाम है. सब्जेक्टिव एग्जाम हेलो. हाँ सर, एक 5 मिनिट लेक्चर बंद होते माझं. हाँ, लेक्चर मध्ये 5 मिनिट होते लेक्चर. हाँ, 5 मिनिट कॉल करो. ओके. सब्जेक्टिव्ह एक्झाम. आता सगळ्यांनी व्यवस्थित लक्ष द्या ऐका. हे सगळं सांगतोय, परत मला विचार बसू नका. हाऊस लिटरली सगळ्या ग्रुपवर द्या, फायनल झाले आता. हे सब्जेक्टिव्ह एक्झाम हे आपले स्टार्ट होणार आहे 25 जानेवारी 21 से, आणि फक्त कुठल्या दिवशी कुठला ग्रुप येणार आहे हे मी सांगणार आहे नंतर. आणि एका दिवशीच तुमचे फिजिक्सचा पेपर असेल, केमिस्ट्री पेपर असेल, आणि मॅथ्सचा पेपर असेल. फिजिक्स 1 तासाचा पेपर असेल, केमिस्ट्री 1 तासाचा पेपर असेल, आणि मॅथ्स पण 1 तासाचा पेपर असेल. टोटल 3 तासाचा पेपर असेल. फिक्स सांगाल हे सगळ्यांनी लक्ष देऊन बघा. फिक्स सगळं सांगितले मी आता. हा, ओके. परत आता तुम्हाला धड्यांची नावं सांगतो. हे टायमिंग कळलं का बघा सगळ्यांना? येस सर. आणि आणि प्रत्येक दिवशी 10 मुलांच्या ग्रुपने यायचे. त्या दिवशी आलं की तुम्ही हे. आणि बर, सब्जेक्ट एक्झाम असल्यामुळे येत असताना काय घेऊन यायचं सांगतो आत्ताच. बोर्डाची एक बोर्डची ब्ल्यू कलरची
ब्ल्यू कलर्ड आन्सर शीट असते माहितीये का? सर Yes, sir. येस सर ते आन्सर शीट घेऊन यायचे फिजिक्ससाठी, केमिस्ट्रीसाठी आणि मॅथ्ससाठी. वहीतली पानं फाडून जर तुम्ही पेपर लिहिला तर त्याला 0 मार्क देणार आहे मी. हे शॉप मधनं परचेस करा, परचेस, आणि आताच तुम्ही वर्षभरासाठी परचेस करून ठेवा शॉप मधून. बोर्डाच्या ब्ल्यू कलरचे आन्सर शीट भेटतात, त्याच्यावर लिहायचं आहे. कागद बिगद वह्या बिया पेपर लिहिला सब्जेक्टिव्ह तर मी त्याला 0 मार्क देणार. आता सांगतो, मला सांगितलंय म्हणून परत सांगायचं नाही. वर ही पहिली इन्स्ट्रक्शन. पुढची इन्स्ट्रक्शन, फिजिक्सला कोणकोणते धड्यात सांगतो मी तुम्हाला. फिजिक्ससाठी टॉपिक्स कोणकोणते आहेत. आणि काही मुलांची तक्रार आहे की सर भरपूर सिलेबस होईल की नाही होईल. मग ती मुलं कधी आजपर्यंत अभ्यास केलेले नाहीत, जे खरोखर सेन्सिटिव्ह होतो. पण मी मुद्दाम आता टॉपिक रिड्यूस केलेत. टॉपिक कोणकोणते असतील बघा. युनिट्स अँड डायमेन्शन असेल, दुसरा चॅप्टर असेल वेक्टर्स, मॅथमॅटिकल. हा म्हणजे मॅथमॅटिकल मेथड, ओके मॅथमॅटिकल मेथड्स. ओके तिसरा असेल ऑप्टिक, चौथा असेल हे इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स. हे मुद्दामून 2 मोठे दिले आणि हे 2 छोटे दिलेत तुम्हाला अभ्यास कव्हर करण्यासाठी. ओके येस सर. हा झाला फिजिक्स धडे. टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री बघा. सम बेसिक कन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री म्हणजे मोल कन्सेप्ट वाला. दुसरा धडा आहे रेडॉक्स रिएक्शन्स. काय बाबा, कबूतर आणून ठेवला होता आदित्य कलेने घरात. रेडॉक्स रिएक्शन्स. तिसरा आहे इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री. आणि चौथा आहे सम बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हणजे प्रसाद सरांचे 2 आणि माझे 2. बेसिक प्रिन्सिपल्स ऑफ ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ओके, हे केमिस्ट्री धडे. मॅथमॅटिक्स काय आहे सांगतो. सहेज सरांचे 2 आणि झा सरांचे 2. ओके, प्रत्येकाला इक्वल माप. अँगल अँड मेजरमेंट. दुसरं ट्रिग्नोमेट्री 1 and 2. तिसरा धडा आहे सिक्वेन्स अँड सिरीज. चौथा धडा आहे कॉम्प्लेक्स नंबर्स. बर, धड्यांची सगळ्यांना लिस्ट मिळाली का बघा आता. येस सर. बर फिजिक्सचा पेपर हा 25 मार्काचा असेल. केमिस्ट्री पेपर हा 25 मार्कांचा असेल, नाहीतर एका तास होणार नाही 25 मार्काचा नाही ठेवला तर. आणि मॅथ्सचा पेपर हा 25 मार्काचा असेल. बर आता क्वेश्चन पेपर पॅटर्न कसा असेल ते सांगतो. क्वेश्चन पेपर पॅटर्न. आता तुम्ही बोर्डची एक्झाम दिलेला आहात ना, मग क्वेश्चन पेपर पॅटर्न कसं असेल. क्वेश्चन नंबर 1 जो असेल त्याच्यामध्ये एमसीक्यूज असतील. त्यानंतर शॉर्ट आन्सर टाइप क्वेश्चन्स ते 2 मार्क. व्हेरी शॉर्ट आन्सर टाइप क्वेश्चन. एमसीक्यू 1 मार्काला ईच असेल. शॉर्ट आन्सर टाइप 2 मार्काला ईच. व्हेरी शॉर्ट आन्सर टाइप 1 मार्काला ईच. त्यानंतर लॉंग आन्सर टाइप त्याच्यामध्ये परत 3 मार्कची ईच आणि 4 मार्कची ईच असा क्वेश्चन पेपर पॅटर्न असेल. यू अंडरस्टूड दिस थिंग नाउ. येस सर. हा क्वेश्चन पेपर पॅटर्न असेल
त्यामध्ये एमसीक्यूज असतील 1 मार्कांसाठी, शॉर्ट आन्सर 2 मार्कांसाठी, व्हेरी शॉर्ट आन्सर 1 मार्कांसाठी, लॉंग आन्सर 3 मार्क आणि लॉंग आन्सर 4 मार्कांसाठी असेल. ठीक आहे, इथे पण कोणाला डाऊट आहे का बघा आता. बरं आता इम्पॉर्टंट सांगतो, लक्षून बघा, इम्पॉर्टंट सांगतोय. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल सर याचा अभ्यास कसा करायचा. मी सगळं आता क्लिअर केलं. 1 तासाचा पेपर असेल, 25 तारखेपासून प्रत्येक दिवसाला 10 मुलं येतील. कोरोनामुळे आपल्याला सगळ्यांना एकदम आणता येत नाही. 10 मुलांनी येऊन इथं काउन्सिलिंग म्हणजे पेपर सोडवायचा आणि ते ब्ल्यू अँसर शीट आणा, ती बोर्डाची जर नाही आणला त्याच्याशी हाकलून बाहेर काढणार तुम्हाला इथं. मी आता सांगितलं इन्स्ट्रक्शन मी इथं ब्ल्यू कलरचं घेऊन या म्हणून. 10 वेळा परत विचार बसतात आणायची नाही आणायची म्हणून. सर माझ्याकडे ना सीबीएसई बोर्डचे जे लँडस्केप टाईप असतात ना त्या टाईपचे, तर ते चालतील का? ते चालतील, पण ते व्यवस्थित दिसायला पाहिजे. नाही काही मुलं काय करतात, वहीतले पानं फाडतं, वाकडं तिकडे कसं ते फाडतं पण येत नाही पानं आणि ते उगे वाटतं पेपर त्यावर लिहितात. ते मला चालणार नाही दिसत आहे. बरोबर, हो सर. जे ब्ल्यू कलर दिसते ती घेऊन या. व्हाईट कलर दिसलं चालते, पण ती ब्ल्यू कलर सारखाच पॅटर्न पाहिजे पेपरचा त्या. येस सर. मला काय म्हणायचं समजलं तुम्हाला ते. ओके. आणि पेपरला असताना पट्टी पेन्सिल वगैरे सगळं घेऊन या रे. 10वी तुम्ही पेपर दिला सगळं सांगायला लागते ना, ते 11ला मुलांना शेंगे फुटतात. पेपरमध्ये आले की ते ह्याची पट्टी माग, तिथे पेन्सिल माग, कॉपीचं प्रमाण वाढतं. ते सगळ्या अनुभव सांगलं माझ्या, मला माहिती पुढे काय होणार ते. ठीक आहे, बरं आता अभ्यास कसा करायचा. आता अभ्यास कसा करायचा तर तुम्ही काय करा, तुमच्याकडे टेक्स्टबुक आहे ना, टेक्स्टबुक. आता हे सगळं आता सांगतो अभ्यास कसा करायचा सगळ्यांसाठी. लसून बघा, हाऊ टू स्टडी. तर तुम्ही काय करा, फक्त एक्सरसाइज मधले क्वेश्चन्स करा. टेक्स्टबुक एक्सरसाइज. कळलं का सर? जे सॉल्ड एक्झाम्पल्स आहे फिजिक्सचे, न्यूमेरिकल्सचे, ते पण हे बघा, टेक्स्टबुक एक्सरसाइज अँड इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट सॉल्ड, ते पण करा. अंडरस्टूड? येस सर. हा, मग बघा आपली जी नोटबुक आहे ना, नोटबुक, त्याच्यामध्ये तुम्हाला मी क्वेश्चन आन्सर फॉर्मॅट कुठल्याही शिक्षकाने दिलेलं नाही, बरोबर ना? येस सर. हा, मग नोटबुक काय करा, नोटबुक फक्त कन्सेप्ट साठी ठेवा, कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटीसाठी, कन्सेप्च्युअल क्लॅरिटीसाठी नोटबुक ठेवा. आणि मग तुम्हाला क्वेश्चन आन्सर कसं लिहायचं, एखाद्या क्वेश्चनचं आन्सर कसं लिहायचं. हे बघा, पहिली गोष्ट कशी असते की पेपरमध्ये एखादा क्वेश्चन आला, कन्सेप्ट क्लिअर असला की तर मी प्रेफर करतो की तुम्ही तुमच्या भाषेत उत्तर लिहा. पण आपल्या इंडियन एज्युकेशन सिस्टमचा प्रॉब्लेम असा आहे की ते म्हणणार पुस्तकातलं जे आन्सर आहे तेच लिहा, बरोबर? मग जर तसं झालं, मग तुम्हाला कॉलेज पण तशीच करणार आहे. कॉलेज म्हणणार बाबा तुला भरपूर काय काय येते, मला सगळं माहिती आहे, तुझ्या भाषेतलं मला उत्तर नको आहे, पुस्तकातलं मला उत्तर सांग. मग ह्या मजबुरीमुळं मग काय करावं लागतं आपल्याला, तुमचा कन्सेप्ट क्लिअर आहे तो एनडीए साठी ठेवा, कन्सेप्ट एनडीए साठी वगैरे. बोर्ड साठी एक सरळ तुम्ही काम करा, टार्गेट पब्लिकेशनचं बुक मिळतं, गाईड सारखं आहे पण गाईड नाही आहे ते. टार्गेट पब्लिकेशनचं बुक आहे थेरीसाठीचं, टार्गेट पब्लिकेशन थेरी. नवनीतचं गाईड वापरायचं नाही. नवनीतच्या गाईड मध्ये फार चुका आहेत 11वी 12वीच्या. वापराल अडचणी तुमच्या वाढणार आहेत. नवनीतच्या गाईड मध्ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स आहेत. टार्गेट पब्लिकेशन असं एक पुस्तक मार्केटमध्ये मी भरपूर वर्ष पाहिलेलं आहे की ज्याच्यामध्ये प्रिंटिंग मिस्टेक नाहीच आहेत. कळलं का? त्यामुळे नवनीतचं गाईड वापरायचं नाही बिलकुल सुद्धा. मग आता टार्गेट पब्लिकेशन मधलं काय वाचणार सांगतो, काय वाचायचं बघा. टार्गेट पब्लिकेशन समजा तुम्ही युनिट्स अँड डायमेन्शन धडा करणार आहात. ओके, युनिट्स अँड डायमेन्शन धडा करणार आहात. मग टार्गेट पब्लिकेशन वाल्यांनी स्वतःचा खप वाढावा, पुस्तक जाड दिसावं म्हणून त्यांनी काय केले, प्रत्येक धड्यावरती 100-150 क्वेश्चन्स दिलेत. मग एवढे क्वेश्चन करायला आपल्याला वेळ नाहीये. मग तुम्ही काय करा, एवढे क्वेश्चन बिलकुल सुद्धा करायचे नाही टार्गेट मधले. मग करायचे काय, टेक्स्टबुकच्या एक्सरसाइज मध्ये 30 प्रश्न आहेत किंवा 20 प्रश्न असतील. समजा टेक्स्टबुक एक्सरसाइज मध्ये 20 प्रश्न असतील तर तुम्ही काय करा, ते टेक्स्टबुक समोर घेऊन बसायचं, टार्गेट समोर घेऊन बसायचं आणि मग टेक्स्टबुक मधले फक्त एक्सरसाइज मधले जे 20 क्वेश्चन्स टार्गेट मधले पाहायचे आणि तेवढेच करायचे. टार्गेट वाल्यांनी डोकं लावून जे भरपूर प्रश्न जे एक्स्ट्रा दिलेत ना ते करत बसू नका, कारण तुम्हाला वेळ नाहीये तेवढा. मागच्या वर्षी काही मुलांनी टार्गेट पुस्तक वर्षभरात वाचून काढण्याचा प्रयत्न केला पण झालेलं नाहीये. 3 वर्ष वाचून काढण्याचा प्रयत्न केला काही लोकांनी, त्यांना पण झालेलं नाही. त्यामुळे मी काय म्हणतोय, फक्त पुस्तकातले एक्सरसाइज क्वेश्चन
ते टार्गेट मधले शोधा. मग टार्गेट वाले काय केले, हा प्रश्न आहे याचं उत्तर एवढं लिहा, हा प्रश्न असेल याचं उत्तर एवढं लिहा, असं करून त्यांनी तुम्हाला दिलेलं आहे. बस. आप्पा बळवंत चौकामध्ये टार्गेट पब्लिकेशनची पुस्तकं किंवा घराच्या आसपास कुठं जर पुस्तकं दुकान असेल तिथे तुम्हाला पुस्तक भेटतं. ते पुस्तक वाचा व्यवस्थित आणि फक्त एक्सरसाइज मधले क्वेश्चन्स आणि इंटेक्स क्वेश्चन्स करा प्रत्येक चॅप्टर आणि कुठं काय अडलं की वही वापरा, कारण वहीत कन्सेप्ट आहेत ना सगळे तुमचे, वहीमध्ये कन्सेप्ट आहे. असा करून तुम्हाला आता साधारणतः एक 15 ते 18 दिवस मिळतात. साधारणतः 4 गुणिले 3 12 धडे करायचे आहेत. आणि मॅथ्सला मला नाही वाटणार एवढं जड जाईल म्हणून, कारण मॅथ्सला तुम्ही ऑलरेडी भरपूर एक्झाम्पल प्रॅक्टिस करताय. अँगल मेजरमेंट छोटा आहे, ट्रिगो पण छोटा आहे, सिक्वेन्स सिरीज पण लवकर होतं, कॉम्प्लेक्स नंबर पण लवकर होतं, म्हणून मॅथ्सचा लोड थोडा कमी ठेवला मी. फक्त तुम्हाला फिजिक्स आणि केमिस्ट्रीमध्ये जरा असं लोड जास्त ठेवला की जेणेकरून तुम्हाला ते थिअरी आणि आन्सर कशाला ह्यासाठी आहे. आणि 12 धडे येणाऱ्या 18 दिवसामध्ये 18 डेज मध्ये कम्प्लीट आरामशीर होतात. 5-6 महिने ज्यानं दररोज होमवर्क टाकलाय, दररोज अभ्यास करतो, दररोज व्हिडिओ लेक्चर करतो, त्याला काही अडचण नाही. 18 दिवस सगळ्यांना पुरेसे. एक जसा पेपर असेल 25 मार्काचा, पेपर पॅटर्न दिलाय बघा मी इथं. एमसीक्यूज असतील 1 मार्कांसाठी, शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन 2 मार्कांसाठी, व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन 1 मार्कांसाठी, लॉंग आन्सर क्वेश्चन 3 मार्कांचे आणि 4 मार्काचे. हा आपला बोर्ड परीक्षेचा पॅटर्न आहे. बोर्ड पॅटर्न आहे जो तुम्हाला कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर सुद्धा हाच भेटेल. आणि पेपर सब्जेक्टिव्ह आहे, हाताने लिहायचं आहे. पूर्वीसारखं ते एमसीक्यू देऊन भरपूर मार्क आपल्याला काढायचे नाही आहेत. आता समोर आपल्याला इथं बसल्यानंतर कोण किती पाण्यात आहे, खरा अभ्यास केलाय की नाही केला तो कळणार ना. उगाच मी 120 पैकी 104 108 मार्क पडले, 112 मार्क पडले, मी पण म्हटलं चला बाबा भरपूर अभ्यास केलेत आहे की नाही. मग अशा प्रकारे या ठिकाणी आहे. काय ते गेली 7-8 वर्ष हेच करतोय ना, त्यामुळे सगळं माहिती आहे. ते बोलत नाही काय काय मुलांना, ते चेहरा बोलून करते कोण किती पाण्यात आहे, कोण अभ्यास किती करतोय, त्या नुसतंच कोण म्हणते बाबा मी अभ्यास करलोय काय करलोय, हे सगळं करते मला. त्यामुळे काय तुम्ही सांगण्याची आवश्यकता नाहीये. आता सगळ्यात महत्त्वाची इन्स्ट्रक्शन, जे हाऊस लिडर्स आहेत त्या हाऊस लिडरनी हे नोट सेव्ह करतो बाबा, लाईट बिट जायची. हाऊस लिडरनी हे सगळं व्यवस्थित स्टडी करायचं, हे सगळं मी जे सांगितलंय. आणि त्यानुसार तुम्ही स्वतः एक व्हॉट्सअपवरती मेसेज टाईप करा आणि मेसेज टाईप करून ज्या मुलांपर्यंत पोहोचला नसेल त्या मुलांना सुटसुटीत मेसेज द्या. मेसेज पाठवणं पण स्किल आहे ना, सगळं गिजबड करून देणार सरांनी हे सांगितलं म्हणून. हाऊस लिडर, ग्रुप लिडर, लिडरशिपची क्वालिटी पहिली असते की लोकांना मेसेज पोहोचत असताना सुटसुटीत व्यवस्थित, कुठे बोल्ड करायचं, व्हॉट्सअपमध्ये बोल्ड पण करता माहिती का, एकदम असं झँगपँग सिस्टमॅटिक, असं बघितलं मार्केट झालं पाहिजे फुल. असा मेसेज तुम्ही तुमच्या ग्रुप मेंबरला पाठवा, म्हणजे ग्रुप मेंबरला सुद्धा क्लिअर कट कळेल. नाही ग्रुप मेंबरची 10 विचारते सर आम्हाला सांगितलं, आम्हाला काय कळलं नाही काय पेपर आहे ते, असं झालं तर मग तुमचं अचिव्हमेंट नाही त्या लीडर होऊन. मग ठीक आहे. सो यू अंडरस्टँड ऑल ऑफ यू? येस सर. ओके. हे लागा कामाला, इन्स्ट्रक्शन पोचवा आणि 25% डेट फिक्स झाली आपली आता. ठीक आहे. सर ओके. चलो देन, आता हे सगळं झालं. आता ह्याच्या मागे लागू नका. पेपरची माहिती मुलांपर्यंत संध्याकाळी पोचवा. आता तुम्ही दिलेले एमसीक्यू सॉरी न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करा, होमवर्क पूर्ण करा, नंतर ह्या कामाला लागा. ओके सर. ओके. पहिला अभ्यास, नंतर एक्स्ट्रा करिक्युलर ऍक्टिव्हिटीज.